समृद्धिपुर गांव के एक मंदिर में एक पागल के पीछे पीछे कुछ बच्चे भाग रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, सता रहे हैं। फिर उस पागल ने परेशान होकर एक पत्थर उठाकर एक बच्चे के सिर पर मार दिया, जिससे उस बच्चे के सिर पर चोट लग गई और खून बहने लगा। उस बच्चे के सिर से खून बहता देखकर वहां मौजूद बच्चों ने उस बच्चे की मां को बुलाया और उस पगले की शिकायत लगा दी। उस बच्चे की मां उस पगले के पास गई और उसे जोर का झापड़ धरते हुए बोली, क्यों रे पागल बुड्ढे, अब तो बच्चों पर पत्थर भी बरसाने लगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर जैसे ही उस बच्चे की मां ने उस पर दोबारा हाथ उठाना चाहा तो पीछे से एक युवती की आवाज आई, खबरदार, जो तुमने इन पर हाथ उठाया अपने बच्चे को संभाल कर रख, इन सभी बच्चों की गलती है, ये सारे बच्चे मिलकर इन्हें चढ़ा रहे थे। उस युवती की बात सुनकर उस बच्चे की मां बोली, ये तो कौन होती है मुझे रोकने वाली, 2 कौड़ी की औरत, बेश्या कहीं की। अब उम्र ढल चुकी है, कोई पूछता नहीं है तो बड़ी सती सावित्री बनती है। हो सकता है कि तू इस पागल की भी रखेल रह चुकी हो, तभी तो इसका पक्ष लेने चली आई। सारे समाज को गंदा कर रखा है, सभी जानते हैं कि तू सालों से इस पागल के साथ रहती है, तभी तो इसकी हिमायती बनकर चली आई। शायद जवानी में खूब दौलत लूटी होगी इसकी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे ही कारण इसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी। और फिर इतना कहकर वो औरत अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। बच्चे की मां की बात सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए वो युवती उस पागल के पास जाकर बोली, देखो ना छोटे ठाकुर, आज तुमने क्या किया, उस बच्चे का सिर फोड़ दिया। मैं क्या करूं मोती, वो बच्चे मुझे तंग कर रहे थे। उस पागल ने उत्तर दिया, मैंने कहा था ना कि छोटे ठाकुर अकेले कहीं न जाया करो, मैं वहां तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रही थी, तब किसी ने बताया कि तुम तो यहाँ मंदिर में हो, ये अच्छी बात नहीं है। मोती बोली, लेकिन मोती बाई, मैं हवेली में अकेले रहते तंग आ चुका हूँ, मुझे बाहर आना था। उस पागल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन अभी तुम मेरे साथ घर चलो। मोती बाई बोली, ठीक है तो चलो, लेकिन घर चलकर तुम मुझे लड्डू दोगी ना? उस पागल ने पूछा। हाँ हाँ दूंगी, लड्डू, अब तो घर चलो, मोतीबाई बोली। और फिर वो पागल मोतीबाई के साथ वहां से चला गया। वहां खड़े ये तमाशा देख रहे स्कूल के नए मास्टर साहब ने मंदिर के पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, ये पागल कौन है और ये औरत इसकी क्या लगती है? मास्टर साहब की बात सुनकर पुजारी जी बोले, आप यहाँ नए हैं, इसलिए शायद आप इन दोनों को नहीं जानते जी। सही कहा आपने, लेकिन मेरे मन में इन दोनों के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। मास्टर साहब बोले, बहुत लंबी कहानी है मास्टर साहब, आप शाम को मेरे घर आइए तो फुर्सत से सुनाता हूँ। पुजारी जी बोले, ठीक है, तो मैं शाम को आपके घर आता हूँ, तभी कहानी सुनूंगा इन दोनों की। वैसे भी मुझे अभी विद्यालय जाने को देर हो रही है। फिर इतना कहकर मास्टर साहब अपनी साइकिल पर सवार होकर विद्यालय को रवाना हो गए। शाम हुई तो विद्यालय की छुट्टी और अन्य कार्यों से फुर्सत होने के बाद मास्टर साहब लोगों से पुजारी जी का पता पूछते हुए उनके घर जा पहुंचे। पुजारी जी के मकान के द्वार पर जाकर मास्टर साहब ने किवाड़ों पर लगी सांकल खड़खड़ाई। भीतर से किसी युवती की आवाज आई, ये कौन है? जी, मैं मास्टर साहब, पुजारी जी ने बुलाया था। मास्टर साहब ने किवाड़ों के पीछे से आवाज दी। मकान के किवाड़ खुले और पुजारिन जी बोली, जी आप भीतर आ जाइए। पुजारी जी नदी पर स्नान के लिए गए हैं, जाते हुए कहकर गए थे कि आप आने वाले हैं, बैठक में बिठाकर जलपान करवा देना। जी, कोई बात नहीं, जब वे लौट आएंगे मैं तभी आ जाऊंगा। मास्टर साहब बोले, जी नहीं, आप भीतर आ जाइए, वे बस आते ही होंगे, पुजारिन जी बोली। फिर पुजारिन जी के आग्रह पर मास्टर साहब पुजारी जी के मकान के भीतर आ पधारे। पुजारिन जी ने उन्हें बैठक में पड़े गद्दे वाले तख्त पर बैठने को कहा और बोली, आप यहाँ बैठे, हम जब तक आपके लिए जलपान का प्रबंध करते हैं। मास्टर जी ने देखा कि पुजारिन जी एक साधारण सी अधीर उम्र की महिला है। सीधे पल्लू में साड़ी पहन रखी है और मजाल है कि पल्लू सिर से सरक जाए। मान भरकर सिंदूर, माथे पर बड़ी सी कुमकुम की बिंदी, कानों में साधारण सी सोने की बालियां, गले में काले मोती के साथ एक छोटा सा सोने का लॉकेट जिसे मंगलसूत्र भी कह सकते हैं, कलाइयों में भर भरकर चूड़ियां पहन रखी है। सुहाग की कोई भी वस्तु उनके शरीर से नदारद नहीं थी। वे जब रसोई में जलपान का प्रबंध करने गई तो उनकी घुंघरू वाली पायल जो कि उन्होंने पैरों में पहन रखी थी वो छुन छुन करके बज उठती थी, जिससे पता चल रहा था कि वे किस दिशा में है। कुछ ही देर में
वह एक पीतल की तश्तरी में बेसन के लड्डू, नमक पारे, लोटे में जल और साथ में गिलास के साथ वह बैठक में उपस्थित होकर मास्टर जी से बोली, लीजिए, जलपान कीजिए। जी, पहले पुजारी जी आ जाते तो अच्छा रहता, मास्टर साहब बोले। आप उनकी चिंता ना करें, वह तो अपने जजमानों के यहाँ दिन भर जीमते रहते हैं, भूखे थोड़े ही होंगे। आप खाइए। काहे से? आप तो बच्चों को पढ़ा कर आ रहे हैं, भूख तो लगी ही होगी, पुजारिन जी बोली। पुजारिन जी की बेबाक बातें सुनकर मास्टर साहब हंस पड़े और बोले, जी, भूख तो लगी है, वही तो हम कह रहे थे। वैसे भी यहाँ अभी अकेले ही रह रहे होंगे, परिवार तो साथ होगा नहीं, मतलब आपकी घरवाली वगैरह? पुजारिन जी ने पूछा। जी, अभी घरवाली को ला नहीं सकता क्योंकि वो उम्मीद से है, मास्टर साहब बोले। अरे, बधाई हो, और तब तक मत लाइएगा जब तक कि बच्चा कम से कम 6 महीने का ना हो जाए। अकेली औरत के लिए गृहस्थी और बच्चा साथ में संभालना बड़ा मुश्किल होता है, पुजारिन जी बोली। जी, मैंने भी वही सोचा है, मास्टर साहब बोले। जी, हमारी बातों के चक्कर में तो आप जलपान करना ही भूल गए। आप जलपान कीजिए, हम तब तक घर के पीछे लगी फुलवारी से शाम के लिए कुछ सब्जियां तोड़ लाते हैं। और फिर इतना कहकर पुजारिन जी एक डलिया उठाकर मकान के पिछवाड़े की ओर चल दी। कुछ ही देर में पुजारी जी भी आ पहुंचे। फिर मास्टर साहब और पुजारी जी के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा। तब मास्टर जी बोले, जी, तो अब बताइए कि वो पागल कौन था और उसके साथ वो औरत कौन थी? जी, आप तो बिल्कुल बेसब्र हुए जाते हैं, थोड़ी तसल्ली रखिए, सब पता चल जाएगा आपको, पुजारी जी बोले। जी, दिन भर से सब्र ही तो रख रहा हूं, मास्टर जी बोले। तो थोड़ा देर और रख लीजिए, मैं तब तक पुजारी जी से कहकर आता हूं कि आज रात का खाना आप यहीं खाएंगे, पुजारी जी बोले। ना ना, भोजन की तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना कुछ इंतजाम कर लूंगा। कमरे में पहुंचकर मास्टर साहब बोले, अरे, ऐसे थोड़े चलता है, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, खाना खिलाएं, बिना तो नहीं जाने दूंगा आपको, पुरोहित जी बोले। ठीक है, अगर आप इतनी जिद ही कर रहे हैं तो भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, मास्टर साहब बोले। फिर पुजारी जी भीतर गए और पुजारिन से बोले, आज रात ये यहीं खाएंगे, जलपान तो करा दिए थे, अब रात का खाना भी, पुजारिन जी बोली। अरे, अकेला प्राणी है बेचारा, कब कमरे पहुंचेगा, कब बनाएगा और कब खाएगा, पुजारी जी बोले। तो हम भी बताएं दे रहे हैं, 56 भोग नहीं पकाएंगे, एक ही सब्जी बनेगी, वो भी रसे वाली और आम का अचार, पुजारिन जी बोली। ठीक है, ठीक है, साथ में पूरियां और खीर बना लेना, बस इतने से ही कम चल जाएगा, पुजारी जी बोले। ये आपके लिए इतना सा ही होगा, पहले दोनों बेटियां खाना पका लिया करती थी, लेकिन जब से दोनों ससुराल चली गई हैं तो सब हमें ही करना पड़ता है। इतना काम है अभी हमें, सब्जी के लिए आलू उबालने होंगे, सिलबट्टे पर मसाला पीसना होगा, तब जाकर खाना पकेगा, पुजारिन बोली। कर लो ना जी, रोज तो बनाती हो 2 लोगों का खाना, आज एक सदस्य ही तो बढ़ा है, पुजारी जी बोले। आपको क्या है, आपने तो कह दिया खाना बनाने को, बाद में बर्तन भी तो हमें ही धोने हैं, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि कौन जात है मास्टर जी, हम किसी भी गैर जात के जूठे बर्तन नहीं धोने वाले, पुजारिन तुनकते हुए बोली। अरे, श्रीवास्तव है, तुम्हें जात को लेकर बखेरा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, पुजारी जी बोले। ठीक है, तो आप जाइए, हम खाने की तैयारी करते हैं, तब तक आप जाकर उन्हें मोतीबाई और रुद्रप्रयाग की कहानी सुनाइए, पुजारिन जी बोली। और फिर पुजारी जी बैठक में आए और मास्टर जी को कहानी सुनानी शुरू की। मास्टर जी भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने में मग्न हो गए। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बहुत सालों पहले की बात है, हमारे गांव समृद्धिपुर और बगल के गांव सोनभद्र में जमींदारों का बोलबाला था। दोनों गांवों के जमींदारों में कट्टर दुश्मनी भी थी, क्योंकि ना जाने कितनी पीढ़ियों पहले सोनभद्र के जमींदारों की बारात समृद्धिपुर गई थी। तभी सोनभद्र गांव की बारात के दूल्हे ने ब्याह करने से इनकार कर दिया और बारात लौटकर चली गई। इस बात से समृद्धिपुर के जमींदारों की जिस लड़की से उस लड़के का ब्याह होने वाला था, तो उस लड़की ने बदनामी के डर से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तब से लगातार दोनों गांवों के बीच दुश्मनी का सिलसिला जारी हो गया था। दोनों गांवों के बीच किसी न किसी बात को लेकर आए दिन कोई न कोई लड़ाई दंगा या मारपीट चलती रहती थी। समृद्धिपुर में जमींदार विक्रम सिंह का इकलौता बेटा, जिसका नाम रुद्रप्रयाग सिंह था, वो अब जवानी की दहलीज पर आ पहुंचा था। इस तरह
वो एक बार अपने दोस्तों के साथ सावन का मेला देखने गया और वहां उसने एक लड़की को देखा। लड़की की खूबसूरती पर वो मर मिटा और उसे उससे प्यार हो गया, लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। उसकी लड़की के बारे में पता करने पर पता चला कि वो लड़की एक साधारण से किसान की बेटी है और उसका नाम प्रयागी है। उसका पिता बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी रुद्रप्रयाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो भी स्वयं को एक साधारण सा किसान बताकर प्रयागी से मिला। प्रयागी भी धीरे धीरे रुद्रप्रयाग को पसंद करने लगी, लेकिन जब ये बात रुद्रप्रयाग के पिता विक्रम सिंह तक पहुंची तो उन्होंने प्रयागी को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया। प्रयागी को अभी तक ये पता नहीं चला था कि रुद्रप्रयाग एक अमीर खानदान का इकलौता बेटा है। वो तो उसे साधारण घर का ही समझती थी। अब रुद्रप्रयाग इस असमंजस में था कि वो प्रयागी को कैसे बताए कि उसके पिता ने उन दोनों के रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया है। अगर प्रयागी से वो ये बताता है कि वो एक गरीब किसान की बेटी है, इसलिए उसके पिता ने उससे ब्याह के लिए इनकार कर दिया है, तो ये भी बताना पड़ेगा कि वो एक अमीर पिता का बेटा है। इस बात को छुपाकर वो फिर भी प्रयागी से मिलता रहा। ये बात रुद्रप्रयाग के पिता विक्रम सिंह तक पहुंची और फिर उन्होंने रुद्र को अपने पास बुलाकर उससे पूछा, रुद्र, हम ये क्या सुन रहे हैं? तुमने अब भी उस गरीब किसान की बेटी से मिलना जुलना नहीं छोड़ा। लेकिन बाबूजी, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसे नहीं भूल सकता। रुद्र ने जवाब दिया, ये क्या कह रहे तुम? पिता के सामने ऐसी बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? काश आज तुम्हारी मां जिंदा होती तो वो ही तुम्हें समझा पाती कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें उससे भी सुंदर और अच्छे घराने की लड़की मिल सकती है। तुम क्यों उस किसान की लड़की के पीछे पागल हो? विक्रम सिंह बोले, बाबूजी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। रुद्रप्रयाग बोला, तुम नहीं, वो तुम्हें धोखा दे रही है। उसे तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार है। तुम्हारी दौलत के लिए ही उसने तुम्हें फंसाया है। विक्रम सिंह बोले, लेकिन बाबूजी, उसे तो ये पता ही नहीं है कि मैं एक अमीर घराने का लड़का हूं। मैंने तो उसे ये बताया है कि मैं भी उसकी ही तरह गरीब हूं। रुद्रप्रयाग बोला, क्या कहते हो रुद्र? वो तुम्हें गरीब समझती है? विक्रम सिंह बोले, जी बाबूजी। रुद्रप्रयाग बोला, तो उसे कब अपनी सच्चाई बताओगे? विक्रम सिंह ने पूछा। जी, जब आप हमारे ब्याह के लिए राजी हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग बोला, तो फिर हम कल ही उस लड़की से मिलना चाहेंगे। बोलो, मिलवाओगे ना हमें उससे? विक्रम सिंह बोले, सच बाबूजी, आप उससे मिलेंगे? रुद्रप्रयाग ने पूछा। हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे, विक्रम सिंह बोले। और फिर रुद्रप्रयाग दूसरे दिन अपने पिता विक्रम सिंह को प्रयागी से मिलवाने ले गया। विक्रम सिंह जी को प्रयागी एक ही नजर में अपनी बहू के रूप में भा गई और उन्होंने शगुन देकर रिश्ता पक्का करना चाहा। जब प्रयागी को यह पता चला कि रुद्र एक अमीर घर का लड़का है तो वो उससे खफा हो गई और विक्रम सिंह जी बोली, जी मां कीजिएगा जमींदार साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात कह रही हो, लेकिन अब मैं आपके बेटे से ब्याह नहीं कर सकती। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, फरेब किया और मैं एक फरेबी इंसान को अपना जीवन साथी कभी नहीं बना सकती। ये क्या कहती हो बेटी? वो तुमसे प्रेम करता है, क्या तुम उससे प्रेम नहीं करती? विक्रम सिंह जी ने प्रयागी से पूछा। जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो वह मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु उन्होंने झूठ बोलकर मेरा प्रेम पाना चाहा, जो कि मेरे उसूलों के खिलाफ है। क्या पता इन्होंने मुझसे और न जाने क्या क्या झूठ बोले हो सकता है इनकी तरह इनका प्रेम भी झूठा हो। प्रयागी बोली, ये क्या कहती हो प्रयागी? मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारा प्रेम पाने के लिए, तुमसे ब्याह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुद्रप्रयाग बोला, जो इंसान एक सच नहीं बोल सका वो भला और क्या कर सकता है मेरे लिए? प्रयागी बोली, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, बस तुम मेरा साथ मत ठुकराओ, मान भी जाओ गलती हो गई मुझसे, जो तुमसे मैंने झूठ बोला। रुद्रप्रयाग बोला, ठीक है, तुमने अभी कहा ना कि तुम सब कुछ करोगे मेरे लिए। क्या तुम इन खेतों में कड़ी धूप में काम कर सकते हो? रह सकते हो घास फूस की झोपड़ी में, खा सकते हो सूखी रोटी प्याज के साथ, यहां तुम्हें नरम बिछाना भी नहीं मिलेगा सोने के लिए। अगर ये सब काम तुम कर सकते हो तभी तुम पर मैं भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मुझे सच्चा प्रेम करते हो। झूठ बोलकर तो हर कोई किसी का दिल जीत सकता है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा दिल जीतना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। प्रयागी ने दो टूक जवाब दिया, लेकिन बेटी तुम ये क्या कह रही हो?
छोटे ठाकुर ने कभी ऐसे काम नहीं होंगे, वे तो सदैव ऐशो आराम में पले होंगे। तुम उनसे ऐसा सख्त काम करने को ना कहो बेटी। प्रयागी के पिता हरगोविंद बोले, मुझे भी तो इनके सच्चे प्रेम का सबूत चाहिए। मैं ये कैसे मान लूं कि भविष्य में ये फिर कभी मुझे धोखा नहीं देंगे, मुझसे झूठ नहीं बोलेगे। प्रयागी बोली, बेटी ये भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसका भरोसा मैं तुम्हें देता हूं। विक्रम सिंह जी बोले, लेकिन बड़े जमींदार साहब, मुझे इनसे भरोसा चाहिए। प्रयागी बोली। प्रयागी अपनी बात पर अडिग थी, इसलिए रुद्रप्रयाग ने भी अपनी प्रेमिका का दिल जीतने के लिए उसकी शर्त मान ली और हवेली छोड़कर उसके खेतों में ही डेरा डाल लिया। खेतों में उसने एक घास फूस की झोपड़ी भी बांध ली और अपने पिता विक्रम सिंह को हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे उन्हें ना अच्छा खाना भेजेंगे और ना ही उसकी मदद के लिए कोई नौकर भेजेंगे। बेटी के प्यार के आगे विक्रम सिंह भी विवश हो गए और बेटी की सभी बातें मान ली। रुद्रप्रयाग अब खेतों में पड़ा रहता और रूखी सूखी खाकर खेतों में जी तोड़ मेहनत करता। 1 महीने के भीतर ही उसकी फूल सी त्वचा कुमलाहकर काली हो गई। सूखी रोटी पानी के साथ निगलने पर उसके शरीर की चमक भी चली गई। लेकिन रुद्रप्रयाग को इन सभी बातों का ध्यान कहाँ था। उसे तो बस प्रयागी का दिल जीतने का भूत सवार था। ऐसे ही 3 महीने होने को आए, लेकिन प्रयागी का जीना पिघला। वो उसे मेहनत करता देख परेशान तो हो जाती, लेकिन उससे बोलती कुछ भी न थी। ऐसा नहीं था कि प्रयागी उससे प्रेम नहीं करती थी, वो रुद्र से प्रेम करती थी, लेकिन उसने जो झूठ बोला था वो उस झूठ से नफरत करती थी। पर अभी भी उसके दिल के एक कोने में रुद्र के लिए बेशुमार प्यार था, जिसे वो प्रकट नहीं कर रही थी। ऐसे ही 3 महीने गुजर गए और रुद्र खेतों में यूं ही काम करता रहा, लेकिन प्रयागी का दिल उसके लिए नहीं पिघला। ऐसे ही पूस का महीना आ पहुंचा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसे में तब भी रातों को रुद्र खेतों में ही पड़ा रहता और फसल की रखवाली किया करता। ना उसके पास पहले की तरह पहनने के लिए गर्म कपड़े थे और ना ही गर्म रजाई। बस आग जलाकर एक कंबल के सहारे वो पूस की रातें काट रहा था। और फिर एक रात जोर की बारिश हुई। बारिश देखकर प्रयागी के पिता हरगोविंद का दिल बैठा जा रहा था। उसने प्रयागी से कहा भी कि बस आज की रात छोटे ठाकुर को हमारी कोठरी के भीतर आने दो, उन्हें इतनी सर्दी सहने की आदत नहीं होगी। लेकिन प्रयागी न मानी। सारी रात बारिश होती रही। खेतों में बनी घास फूस की झोपड़ी से टप टप करके पानी छूता रहा और रुद्र खुद को भीगने से न बचा सका। जमीन गीली और छप्पर से टपकते हुए पानी के कारण आग भी न जल पा रही थी। अब रुद्र के पास बारिश से बचने का और कोई रास्ता न था। उसे तो बस प्रयागी का दिल जीतना था, इसलिए वो अपने घर भी नहीं गया। बस यूं ही ठंड खाता रहा और वहीं पड़ा रहा। रात भर बारिश होती रही। लगभग सुबह की 4 बजे बारिश रोकी। बारिश रोकते ही हरगोविंद का जी न माना और वो रुद्र को देखने खेतों की ओर चल पड़ा। वो जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी की हालत अस्त व्यस्त है और झोपड़ी के भीतर पड़ी छोटी सी चारपाई पर रुद्र बेसुध सा पड़ा है। हरगोविंद ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो उठा। उसने 2-4 लोगों को बुलाकर उसे बैलगाड़ी में बैठाया और अपनी कोठरी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने उन लोगों से रुद्र को बिस्तर पर लिटाने को कहा। फिर प्रयागी को पुकारा और बोला, जा जल्दी से 2-3 कंबल ला, फिर दूध गर्म कर अंगीठी लाकर मुझे दे। जल्दी से 1 कटोरी में सरसों का तेल ला, मैं इनके पैरों की तलुओं की मालिश करता हूँ। लेकिन क्यों बापू? प्रयागी ने पूछा। मुझसे पूछती है क्यों? देख तेरे कारण इनकी कैसी दशा हो गई है। इन्हें कुछ हो गया तो मैं जमींदार साहब को क्या जवाब दूंगा? वे मेरे भरोसे इन्हें यहाँ छोड़कर गए थे। रात भर बारिश में भीगते रहे बेचारे। छप्पर से पानी टपक रहा था। अब तुझे अच्छा लग रहा होगा इनकी ऐसी दशा देखकर। हरगोविंद गुस्से से बोला। लेकिन बापू मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। प्रयागी बोली। मुझसे बहस मत कर, अभी वो कर जो मैंने कहा है। हरगोविंद बोला। फिर प्रयागी कुछ न बोल सकी और झट से हरगोविंद के बताए हुए कामों में लग गई। पहले उसने 2-3 कंबल लाकर रुद्र पर डाल दिए। चूल्हे पर दूध चढ़ाकर वो स्वयं ही रुद्र के तलुओं में मालिश करके पैर सेकने लगी। तब हरगोविंद बोला, तो ऐसे ही इनके पैरों के तलुओं की सिकाई करते रहना, मैं तब तक वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर हरगोविंद वहां से चला गया। अब प्रयागी लगातार रुद्र की हथेलियों और पैरों के तल्लुओं की सिकाई करती जा रही थी। हाथों पैरों की सिकाई के बाद रुद्र को थोड़ा होश आया तो प्रयागी ने उसे गुड़ डालकर
गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पीने को कहा। रुद्र भी उस समय नखरे दिखाने लगा और बोला, अब बड़ी चिंता कर रही हो। इतनी ही चिंता थी तो रात को ही क्यों ना बुलवा लिया मुझे। अब झूठा दिखावा कर रही हो। नहीं पीना मुझे तुम्हारे हाथों से दूध। रात को तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। बड़ी आई फिक्र करने वाली। छोड़ो, मुझे अपना काम करने दो। मैं खेतों में देखकर आता हूं कि रात फसल को कितना नुकसान हुआ है। फिर इतना कहकर रुद्रप्रयाग अपने बिस्तर से उठा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ा। ये देखकर प्रयागी चिंतित हो उठी और रुद्र से बोली, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी गलती मानती हूं। इतना कहते कहते प्रयागी की आंखें भर आईं। नहीं, मुझे आराम नहीं करना, मुझे खेत जाना है, नहीं तो तुम फिर मुझे 4 बातें सुनाओगी। रुद्र धरती पर से उठते हुए बोला, दाम मैंने कहा ना, मैं अब कुछ ना कहूंगी, बस तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्रयागी बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती खेतों में जाने से। रुद्र बोला, अगर अब तुमने एक भी कदम घर से बाहर जाने को बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। तुम चुपचाप आराम करो। प्रयागी गुस्से से बोली, अभी मना किया ना कि मत जाओ। प्रयागी बोली, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा। रुद्र प्रयाग बोला, कौन सी बात? प्रयागी ने पूछा। यही कि मेरे गले लगकर कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रुद्र प्रयाग बोला, ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम्हें जो करना है करो, मैं अब कुछ ना बोलूंगी। प्रयागी बोली। प्रयागी ने इतना कहा ही था कि रुद्र ने फौरन ही प्रयागी को गले से लगाते हुए कहा, तुमने कहा ना, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ ना बोलूंगी। मेरा मन तो यही कर रहा था, इसलिए मैंने यही किया। अब बोलो, करोगी ना ब्याह मुझसे? प्रयागी ने फिर शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया और रुद्र प्रयाग ने प्रयागी के माथे को चूमते हुए कहा, अब कभी भी मुझसे मत रूठना, नहीं तो कसम खा के कहता हूं कि जान दूंगा अपनी। प्रयागी ने फौरन रुद्र के मुंह पर हाथ रखा और उसके माथे को चूमते हुए बोली, मरे तुम्हारे दुश्मन। और फिर खुशी खुशी दोनों का ब्याह हो गया। प्रयागी विक्रम सिंह की हवेली में उनकी बहू बनकर आई। हंसी खुशी रुद्र और प्रयागी दोनों के दिन गुजरने लगे। दोनों की शादी को अभी 2 ही साल बीते थे कि जमींदार विक्रम सिंह को दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी सारी जमीन जायदाद रुद्र प्रयाग के भरोसे छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये अच्छी जबरदस्ती है तुम्हारी। पहले कहती हो कि खेतों में काम करो, अब मैं खेतों में काम करने जा रहा हूं तो मेरी टांगे तोड़ने की धमकी देती हो। भला किस अधिकार से तुम ऐसा कह रही हो? मैं भी तो जानूं। रुद्र प्रयाग बोला, इस अधिकार से कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्रयागी ने यह सब आवेश में आकर बोल तो दिया, लेकिन फिर दूसरे ही क्षण मौन हो गई। उसकी बात सुनकर रुद्र प्रयाग बोला, अच्छा जी, तो हमसे बिना पूछे ही हमसे ही मन में मोहब्बत की जा रही है। मैंने ऐसा कब कहा? प्रयागी शर्माते हुए बोली, अब आप कहीं ना कहें, लेकिन भाई हमने तो सब सुन लिया। चलो भगवान भला करें। रात की बारिश का, जो उस बारिश के कारण आप हम पर मेहरबान तो हुई। रुद्र प्रयाग बोला, मैंने कोई मेहरबानी नहीं की तुम पर, बस तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए बाहर जाने से रोक रही थी। प्रयागी बोली, अच्छा जी, अगर आपकी यही मनसा है तो हम फिर से खेतों में चले जाते हैं। रुद्र प्रयाग बोला। विक्रम सिंह जी के स्वर्ग से धारने के बाद सारे जमीन जायदाद की सारी जिम्मेदारी अब रुद्र प्रयाग पर आ पड़ी। उसका सारा दिन मुनीम जी के साथ बही खातों की जांच करने में ही व्यतीत हो जाता और वो अब प्रयागी को कम समय दे पाता था। फिर भी प्रयागी बुरा न मानती और घर गृहस्थी के कामों में स्वयं को उलझाए रखती। अब प्रयागी के पिता हरगोविंद भी ना रहे थे। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो चुका था, इसलिए प्रयागी के पास मायके में कोई अपना न रह गया था। वही आगंतुकों का अतिथि सत्कार करती थी। कोई भी मेहमान उसके द्वार से अप्रसन्न होकर नहीं लौटता था। प्रयागी का व्यवहार, बोलचाल, हाव भाव सभी बहुत आकर्षक थे। रुद्र प्रयाग के अतिथि सदैव ही 1-2 दिन अधिक रहते और फिर इस तरह से धीरे धीरे प्रयागी का मान और यश बढ़ने लगा। उसकी सौम्यता और उसके व्यवहार ने उसे और भी सुंदर बना दिया। उसकी कीर्ति को सब जानते थे। वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। सुबह शाम नदी पर स्नान के लिए जाती, मन लगाकर पूजा पाठ करती, गृहस्थी संभालती। वह तुलसी चौरे में जलते दीपक के समान थी।
मेहमानों के लिए प्रयागी इतना सेवा सत्कार का भाव रखती थी, इसलिए रुद्रप्रयाग भी खुश रहता था। चूंकि वो प्रयागी को समय नहीं दे पाता था, इसलिए वो भी चाहता था कि प्रयागी व्यस्त रहे। प्रयागी इतनी पवित्र थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुण्य तो या भागीरथी उस घर के अंदर होकर बहती है। उसके यश के बढ़ने के साथ उसके प्रति लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही थी। ये खबर दुश्मन गांव सोनभद्र तक भी पहुंच गई। लोग प्रयागी की पवित्रता की मिसालें देते थे, इसलिए समृद्धिपुर और दुश्मन गांव सोनभद्र की औरतें बिना देखे ही प्रयागी से ईर्ष्या का भाव रखती थी। प्रयागी थी बहुत ही सुंदर, उस पर गरीब किसान की बेटी और इतनी गुणी, ये बात लोगों को हजम ना होती थी। गांव के अन्य छोटे जमींदार भी रुद्र और प्रयागी को खुलेआम बदनाम करने का साहस नहीं कर पाते थे। वे सब चुप रहते थे और इसे रुद्र प्रयाग का भाग्य कहते थे। बस एक ही ग्रहण लगा था रुद्र और प्रयागी के जीवन में, वो ये कि शादी के 5 साल बाद भी प्रयागी मां ना बन सकी थी और ये दुख उसे मन ही मन खोखला कर रहा था। रुद्र प्रयाग ने बहुत पैसा लगाया, लेकिन वही धाक के 3 पात शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, तो उसने भी प्रयागी में कोई कमी न बताई। लेकिन उसने ये भी कहा कि एक बार अपने पति को भी जांच करवाने को लाओ, हो सकता है कमी उनमें हो। पर प्रयागी इस बात के लिए राजी ना हुई। दुश्मन गांव सोनभद्र के जमींदार भानु प्रताप सिंह तक भी ये बात पहुंची। वो तो वैसे भी विक्रम सिंह के खानदानी दुश्मन थे। ये बात उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहा रही थी, लेकिन करते भी क्या। ये सोचकर चुप्पी लगा जाते कि कहीं ऐसा ना हो उनका एक गलत कदम उन पर ही भारी पड़े और समाज में जो इज्जत है वो गमवानी पड़ जाए। वे चाहते तो कब का रुद्रप्रयाग को रातों रात ठिकाने लगवा देते, लेकिन उन्हें पता था कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो सभी के शक की सुइयां उनकी ओर ही घूम जाएंगी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। 2 बेटे और 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा वाला अभी ब्याह के लिए बचा था। वो विलायत में वकालत पढ़ने गया था, लेकिन अब कुछ दिनों में ही वापस घर लौटने वाला था। जिसका नाम प्रेम प्रताप सिंह था, वो अपने पिता का बहुत लाडला था और उसे जो भी चेंज पसंद आती थी वो उसे हासिल करके ही रहता था। उसके इस जिद्दीपन को रोकने के बजाय भानु प्रताप सिंह ने उसे बढ़ावा देकर और भी जिद्दी बना दिया। प्रेम प्रताप कुछ आशिक मिजाज और दिलफेंग किस्म का इंसान था। कुछ दिनों में वो गांव लौटा तो पिता भानु प्रताप सिंह का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गांव आते ही प्रेम प्रताप की मनमानियां चालू हो गई। प्रेम प्रताप 6 फुट लंबा और गोरा था। उनके चेहरे पर एक कठोरता थी। बड़ी बड़ी मस्ती भरी कंजी आंखों पर तनी हुई भौहें, गर्दन ठोस और गठीली थी, जिसके नीचे उसका स्वस्थ और मांसल शरीर देखकर सामने वाली की आंखें तृप्त सी हो जाती थी। वह एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसकी मूछें लंबी और पतली होने पर भी ऊपर की ओर तनी रहती थी। गांव भर की बहू बेटियां उसकी वासना भरी निगाहों से बच न पाती थी। कोई भी अच्छे घर की लड़की उसे पसंद न करती थी। जब गांव की किसी लड़की ने उसे घास न डाली तो थकहार कर प्रेम प्रताप मोतीबाई नाम की तवायफ के कोठे पर जाने लगा। मोतीबाई का सौंदर्य उसकी आवाज ने द्विगुणित कर दिया था। रूप के साथ साथ भगवान ने उसे गला भी अच्छा दिया था। वैसे तो वो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, पर बड़े बड़े ताल्लुर के दारों के यहाँ नाच आई थी। दूर दूर तक उसके मादक शरीर का यश प्रसिद्ध था। आस पास के गांवों की साधारण सी तवायफों के बीच में वो एक गुलाब का पौधा थी, जिस पर बड़े बड़े लोग भी हाथ डालने से हिचकिचाते थे। उसकी सलमा सितारों से जड़ी पोशाक, नाक में सोने की बड़ी नथ, नागिन सी बलखाती कमर, ऊपरी होंठ के कोने पर मदहोश करने वाला काला तिल और फरीबी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, छरहरा गोरा बदन, नारी सुलभ बदन का कसाव किसी भी मनुष्य को व्याकुल कर देने के लिए बहुत था। प्रेम प्रताप के रसिक मिजाज से तो हर कोई वाकिफ था। वो इसके लिए आत्म प्रसिद्ध था। एक दिन शाम को प्रेम प्रताप का जी चाहा कि वो मोतीबाई के साथ नदी में नौका विहार को जाए। मोतीबाई को इसके लिए मुंह मांगे दाम मिल रहे थे, इसलिए वो मना न कर सकी। अब नाव पर प्रेम प्रताप और गांव की सर्वोत्तम तवायफ मोतीबाई नौका विहार में मग्न थे। उनके सामने शराब की बोतल थी और कांच के गिलाब में मोती सोडा मिलाकर प्रेम प्रताप को शराब पिला रही थी। प्रेम प्रताप की बड़ी बड़ी कंजी आंखों की पलकें अब मदहोश होकर झपकने लगी थी। आकाश में सुनहरा सूरज बादलों में छुपने की कोशिश कर रहा था। नदी का पानी चमचमा रहा था और नदी का विशाल प्रवाह जगमगा रहा था। नाव अब नौका विहार करके वापस लौट रही थी। नाव खेने वाले का चप्पू धार काटने में बार बार इधर जाता।
उधर जाता नदी के किनारे घाटों पर लोगों की चहल पहल थी, लेकिन प्रेम प्रताप का ध्यान उन सभी की ओर ना गया और उसका ध्यान उस ओर गया जहां उधर एकांत में जब प्रयागी नदी में स्नान करने उतरी तो उसे प्रेम प्रताप ने देख लिया। प्रेम प्रताप को वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। वैसे भी प्रयागी का नियम था कि नित्य प्रातः और सायं वह नदी में स्नान के लिए घर से कुछ दूर चलकर इधर एकांत में स्नान करने आती थी। कभी कभी नदी की धारा में प्रवाहित उसका दीप संध्या के तारे की भांति टिमटिमा उठता था। अचानक प्रेम प्रताप ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई स्वप्न देख रहा हो और उसने यहीं पर भूल कर दी। उसकी भूल थी कि वो प्रयागी के सौंदर्य को देखकर बेकाबू हो गया। सामने वह अत्यंत सुंदर नारी, जिसके वस्त्र भीगकर उसके अंगों से चिपककर प्रायः अंगों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। प्रयागी आंखें मीचे खड़ी सूर्य को नमस्कार कर रही थी। डूबते हुए सूर्य ने जैसे अपनी भक्ति के प्रति प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद उसको दिया था, वह आशीर्वाद अब नदी के जल के साथ मिलकर सिंदूरी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई नारी नहीं, जल पर उगा गुलाबी कमल थी। प्रेम प्रताप उसे देखकर भौचक्का सा रह गया। उसने आज तक ऐसा गोरा रंग, शरीर का कटाव और ऐसा रूप नहीं देखा था। वो उसे देखते ही भाव विभोर हो उठा। मोतीबाई ये सब देख रही थी। उसने प्रेम प्रताप से मुस्कुराकर कहा, जानते हो किसकी पत्नी है? घूरना बंद करो। अब क्या उसे निगल ही जाओगे? प्रेम प्रताप ने पूछा। तुम जानती हो इसे? मैं यहां किसे नहीं जानती, मोतीबाई बोली। तो बताओ किसकी पत्नी है? प्रेम प्रताप ने पूछा। तुम्हारे दुश्मन रुद्रप्रयाग की पत्नी है, मोतीबाई बोली। प्रेम प्रताप ने सुना और मोतीबाई के चेहरे की ओर देखा। उसकी दृष्टि दोबारा प्रयागी पर पड़ी। उसने देखा कि प्रयागी अब जा रही थी। उसके मन में आशा का संचार हुआ। उसके हृदय की गति अब तीव्र हो चुकी थी और श्वास थम चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल प्रयागी ही समा गई थी, जिसे पाने के ख्वाब अब प्रेम प्रताप ने अपनी आंखों में सजा लिए थे। अब प्रेम प्रताप की आंखों की नींद और दिल का चैन प्रयागी लूट कर ले गई थी और अब वो अपने प्रेम को प्रयागी के समक्ष प्रकट करना चाहता था। लेकिन वो इसके लिए क्या करे? वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने फिर से मोतीबाई का सहारा लेने की सोची। प्रेम प्रताप की बातें सुनकर मोतीबाई बोली, पागल हो गए हो क्या? वो एक सती स्त्री है। गांव भर की औरतें उसकी मिसाल देती हैं। वो एक पतिव्रता नारी है। वो तुम्हारा प्रेम कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। मोतीबाई तुम समझती क्यों नहीं? मैं उसे चाहने लगा हूं और वो मुझे ना मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्रेम प्रताप बोला। तुम उसके पति को जानते हो ना? तुम्हारे और उसके खानदान के बीच दुश्मनी है। कहीं रुद्रप्रयाग को कुछ पता चल गया ना तो यहाँ गोलियां चल जाएगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी, मोतीबाई बोली। मैं तुम्हें रुपयों से तौल दूंगा, बस तुम उस तक मेरी ये चिट्ठी किसी भी तरह पहुंचा दो। प्रेम प्रताप ने भीख मांगी। अब तो मोतीबाई अडिग न रह सकी और प्रेम प्रताप की बातों से पिघलकर चिट्ठी पहुंचाने का वायदा कर बैठी। लेकिन मोती भी नहीं समझ पा रही थी कि जब यह चिट्ठी प्रयागी के हाथों पड़ेगी तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन फिर भी वो एक रोज शाम को नदी किनारे प्रयागी से साधारण से कपड़ों में मिली। प्रयागी तो वैसे भी मोतीबाई को नहीं जानती थी, इसलिए वो उससे बड़े अपनेपन से मिली। एक दो रोज तक मोतीबाई प्रयागी से ऐसे ही मिलती रही। फिर तीसरे रोज बोली, बहन ये चिट्ठी तुम्हारे किसी चाहने वाले ने लिखी है। वो तुमसे प्रेम करने लगा है। ये क्या कहती हो बहन? मैं सुहागिन हूं। मैं तो उसे जानती भी नहीं जिसने ये चिट्ठी लिखी है, प्रयागी बोली। तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? मोतीबाई ने पूछा। नहीं, हरगिज नहीं। मैं किसी पराई पुरुष से नहीं मिलना चाहती, प्रयागी बोली। बस एक बार उसकी बात का मान रख लो, फिर उसके बाद उससे मिलने को ना कहूंगी, मोतीबाई बोली। अब प्रयागी इनकार ना कर सकी और दूसरे दिन उससे मिलने का वायदा करके चली गई। लेकिन जब दूसरे दिन नदी के घाट पर प्रेम प्रताप और मोतीबाई पहुंचे तो प्रयागी वहां ना आई। प्रेम प्रताप नदी के घाट पर रात भर प्रयागी का इंतजार करके बैठा रहा। मोतीबाई को वापस लौट जाने को कहा और मोतीबाई चली गई। फिर वो वहीं रात को घाट पर ही सो गया। सुबह हुई तो प्रयागी स्नान करने घाट पर आई। तब तक प्रेम प्रताप जाग चुका था। उसने प्रयागी से कहा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं किसी पराये पुरुष से बात नहीं करती, प्रयागी बोली। मैं तो आपसे केवल यह पूछना चाह रहा था कि शाम को आप मिलने क्यों नहीं आई? मैं आपका इंतजार रात भर करता रहा, प्रेम प्रताप बोला। अच्छा, तो वो तुम ही जो मुझसे मिलना चाहते थे? प्रयागी ने उसकी सूरत की ओर देखते हुए पूछा। जी,
वो अभागा मैं ही हूँ, प्रेम प्रताप बोला। अभागे क्यों? प्रयागी ने पूछा। वो इसलिए कि आप मुझसे मिलने नहीं आई, प्रेम प्रताप बोला। मेरे लिए घर की दहलीज लांघना असंभव है, मेरी आत्मा गंवारा नहीं करती ऐसा काम करने के लिए, प्रयागी बोली। लेकिन मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ, प्रेम प्रताप बोला। प्रेम प्रताप ने इतना कहा तो अब प्रयागी के लिए असहनीय था और उसने एक जोर का झापड़ प्रेम प्रताप के गाल पर धरते हुए कहा, लाज नहीं आती तुम्हें? उम्र में मुझसे छोटे होकर ऐसी बातें करते हो। मैं किसी की सुहागिन हूँ, कोई बाजारू औरत नहीं। खबरदार, जो आज के बाद मेरा रास्ता रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतनी बेरहम मत बनिए, कुछ तो ख्याल कीजिए मेरी भावनाओं का। अगर आपने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया तो मैं सच कहता हूँ मर जाऊंगा, प्रेम प्रताप बोला। अपनी बकवास बंद करो और जाकर किसी अच्छी लड़की से ब्याह करके उसे प्यार करो, मेरा पीछा छोड़ो, प्रयागी बोली। मैं अब किसी और से प्रेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अपना सारा प्यार आप पर लुटा दिया है, प्रेम प्रताप बोला। फिर से वही बकवास, प्रयागी बोली। ये बकवास नहीं प्रेम है, और एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगा, तब आपको मेरे प्यार पर भरोसा करना ही होगा, प्रेम प्रताप बोला। ये इस जन्म में तो नामुमकिन है, प्रयागी बोली। मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। इतना कहकर प्रेम प्रताप वहां से चला गया और प्रयागी उसे जाते हुए देखती रही। प्रयागी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। अपने पति रुद्रप्रयाग से इस बात को बताएं या ना बताएं, वो बड़ी कश्मकश में जकड़ी हुई थी। कभी कभी जीवन हमारे आगे ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ी कर देता है कि उस परिस्थिति को संभाल पाना मानव के वश में नहीं होता। यही प्रयागी के साथ हो रहा था। और उधर प्रेम प्रताप की दशा भी अच्छी नहीं थी। उसे प्रयागी के व्यवहार से गहरा आघात पहुंचा था। प्रेम प्रताप अपने प्रेम को प्रयागी द्वारा धिक्कारने के बाद जब वापस लौटा तो उसके मन में क्रोध की लपटें धू धू करके जल रही थी। वो नहीं जानता था कि ये निर्मल प्रेम नहीं, प्रयागी के प्रति केवल वासना थी, जिसे बुझाने के लिए वो अब केवल विलास चाहता था। इसलिए उसने मोतीबाई का द्वार खटखटाया। उसने मोती को गले से लगाया और बोला। वो नहीं मानी। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? कोई बात नहीं, आप यहाँ तसल्ली से बैठकर कुछ देर आराम कीजिए, मोती बोली। नहीं, मुझे आराम नहीं करना, मैं उसे और उसकी बातों को भूलना चाहता हूँ, प्रेम प्रताप बोला। तो फिर एक ही रास्ता है, उसे और उसकी बातों को भुलाने का, मोतीबाई बोली। वो क्या? प्रेम प्रताप ने पूछा। शराब, और केवल शराब। इसमें डूबकर अच्छा भला इंसान भी अपने होश खो बैठता है। आप उसमें डूबकर सब कुछ भूल जाएंगे, मोतीबाई बोली। लेकिन मैं उसे भूलना नहीं चाहता, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, प्रेम प्रताप बोला। लेकिन उसकी कड़वी बातों को तो भूलना चाहते हैं ना? तो फिर आपको शराब का सहारा लेना ही पड़ेगा, मोतीबाई बोली। ठीक है, तो मोतीबाई, आज तुम मुझे इतना पिलाओ कि सिवाय उसके मुझे कुछ भी याद ना रहे, प्रेम प्रताप बोला। फिर क्या था? मोती जाम पर जाम बनाकर प्रेम प्रताप को देती रही और वो पीता रहा। इतना पीने के बाद भी शराब पीने की तृष्णा अभी पूरी नहीं हुई थी और प्रेम प्रताप बोला, मोती, अभी और एक जाम बनाओ मेरी जान। मोतीबाई भी जाम पर जाम बनाकर प्रेम प्रताप को देती रही और वो नशे में झूमने लगा। उसने मदहोश होकर मोती के गले में हाथ डालकर आंखें बंद किए हुए कहा, प्रयागी, तुम बहुत सुंदर हो, मैंने आज तक तुम जैसी स्त्री नहीं देखी। मोतीबाई समझी नहीं। प्रेम प्रताप बड़बड़ाता रहा। वो और भी कुछ बोला। आज की रात कितनी अच्छी है और तुम मेरे संग हो। तुम ऐसे ही मेरे पास आ जाया करो, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो मुझे बताना, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। प्रेम प्रताप ना जाने क्या कह रहा था और मोतीबाई को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मोती ने सुना और उसे आश्चर्य से देखती रही। प्रेम प्रताप बड़बड़ाते उसकी गोदी में सो गया था। वह मन ही मन चिंतित हुई। उसने उसका मन रखने को कह दिया। ठीक है, मैं आया करूंगी तुमसे मिलने। लेकिन फिर दूसरे दिन उसने देखा कि प्रेम प्रताप और भी ज्यादा पीकर आया है। उसके मुंह से टूटे फूटे बोल निकल रहे हैं। उसे स्वयं से आश्चर्य हुआ कि कैसी है यह स्त्री प्रयागी, जिसके रूप पर मुग्ध होकर प्रेम प्रताप की तृष्णा दिन ब दिन अधिक भड़कती जा रही है। उसे उसके स्त्रीत्व से ईर्ष्या हुई, उसके रूप से ईर्ष्या हुई। इसी तरह कई दिन बीत गए थे और पहले से बदनाम प्रेम प्रताप दिन ब दिन और बदनाम होता जा रहा था। किसी दिन वह पीकर नशे में धुत्त नाली में पड़ा मिलता तो कभी तवायफों के गलों में हाथ डाले बीच बाजार जाते हुए मिलता। कई आदमी
उसने बिना मतलब के ही पिटवा दिए थे, केवल शराब के नशे में। जिन्होंने उससे ये पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। प्रयागी उसके दिलो दिमाग में रच बस चुकी। बस दिन रात 24 घंटे वो नशे में ही डूबा रहता था। मोतीबाई के पास जब भी जाता तो उससे प्रयागी से मिलने की इच्छा जाहिर करता, इसलिए वो भी उससे कनाव काटने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्रप्रयाग की गृहस्थी बर्बाद हो, क्योंकि वो कभी रुद्रप्रयाग को मन ही मन चाहा करती थी। मोतीबाई जब बहुत छोटी थी तब उसे कोई अप्सरी जान के कोठे पर भेज गया था। अप्सरी उस समय अक्सर जमींदारों की महफिलों की रौनक हुआ करती थी और वहां नाच गाना करने जाती थी। धीरे धीरे मोतीबाई बड़ी होने लगी तो अप्सरी जान मोतीबाई को भी महफिलों में ले जाने लगी। वो इसलिए कि जमींदारों के साथ कैसे पेश आना, कैसे उन पर अपना जादू चलाना है, ये सीखने के लिए, क्योंकि आगे चलकर मोतीबाई को भी तो यही काम करना था। इस तरह रुद्रप्रयाग का 15वां जन्मदिन था। जमींदार विक्रम सिंह ने बहुत बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया और नाच गाने के लिए अप्सरी को भी बुलवाया। अप्सरी जान अपने साज वादकों के साथ हवेली में पहुंची। साथ में मोतीबाई भी गई थी। मोतीबाई भी 15वीं पार करने के बाद माशाअल्लाह कयामत लगती थी। कयामत, कईयों ने तो उसकी बोली भी लगा दी थी, लेकिन अप्सरी न मानी थी। वो कहती, अभी लड़की की उम्र कच्ची है, वो उसे अपनी तरह एक मशहूर तवायफ बनाना चाहती थी। अभी महफिल सजने में वक्त था, इसलिए अप्सरी अपना श्रृंगार करने में लगी थी। मोतीबाई को भीतर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो हवेली के बगीचे में घूमने लगी। जल्दबाजी में वो अपने पैर में जूतियां पहनना भूल गई। उसने ध्यान नहीं दिया और बेरी के पेड़ के नीचे खड़ी होकर पके बेरों को देखने लगी। उसे बेर खाने का मन हुआ तो उसने एक पत्थर उठाकर पेड़ पर फेंका। कुछ कच्चे पक्के बेर नीचे गिरे तो वो उन्हें उठाने में व्यस्त हो गई और तभी बेरी का एक कांटा उसके पैर में जा चुभा। वो वहीं चीख पड़ी। पास में एक पत्थर पड़ा था और वो उस पर जाकर बैठ गई। दर्द के मारे उसके आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत न पड़ रही थी कि वो अपने पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल दे। तभी वहां शेरवानी पहने हुए रुद्रप्रयाग आया। उसने जैसे ही मोतीबाई को देखा तो पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं मोती, यहाँ बेर तोड़ने आई थी और देखो ना, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। मोतीबाई रुआंसी होकर बोली, ओह, तो ये बात है, लाओ मैं तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दूं। रुद्रप्रयाग बोला, नहीं, मुझे दर्द होगा। मोतीबाई बोली, कांटा नहीं निकलेगा तो नासूर बन जाएगा। रुद्रप्रयाग बोला, नहीं, मैं नहीं निकलवाऊंगी कांटा। मोतीबाई बोली, अरे निकालने दो ना, कसम खा के कहता हूं तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। रुद्रप्रयाग बोला और फिर मोतीबाई कांटा निकलवाने को राजी हो गई। रुद्रप्रयाग ने उसके पैर का कांटा निकाल दिया। अब मोतीबाई लमराकर चल रही थी, इसलिए रुद्र ने अपनी जूतियां उतारकर उसे पहन लेने को कहा। मोतीबाई ने जूतियां पहनी तो बोली, ये तो बड़ी है। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे पैर में कांटे तो नहीं चुभेंगे। रुद्रप्रयाग बोला, लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मोती ने पूछा। मैं रुद्रप्रयाग सिंह, आज मेरा जन्मदिन है। रुद्र बोला और फिर दोनों में बातें होती रही। शाम को महफिल संजी। अप्सरी ने मुजरा पेश किया और मोतीबाई जब रुद्रप्रयाग की जूतियों के साथ कोठे वापस लौटी तो अपना सुकून भी वहीं हवेली में छोड़ आई। उसे रुद्र पहली ही नजर में पसंद आ गया था। वो उसे अपना दिल दे बैठी थी। रुद्र उसकी पहली नजर का मासूम प्यार था। इसके बाद फिर कभी वो रुद्र से नहीं मिली। बस कभी कभार उसने उसे छुप छुप कर देखा था। उससे मिलकर कहती भी क्या कि वो एक तवायफ है, इसलिए उसने आज तक रुद्र से मिलने की कोशिश भी नहीं की। उसने सुन रखा था कि रुद्र एक चरित्रवान इंसान है, इसलिए वो उससे मिलकर उसके चरित्र पर दाग नहीं लगाना चाहती थी। शाम ढल चुकी थी। प्रयागी ने अनमने मन से रात का खाना पकाया और मेहरी को खाना परोस कर देते हुए बोली, आज मैं ना खाऊंगी, तू खाना खाकर बर्तन मांज दे और अपने घर चली जा। क्यों ना खाओगी मालकिन? जी, अच्छा नहीं है क्या? मेहरी ने पूछा। ना मन, कुछ अच्छा नहीं रहता आजकल। प्रयागी बोली, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप ना तो ठीक से खाती है और ना हंसती बोलती है। मेहरी बोली, कहा ना जी, अच्छा नहीं है, तू खाना खा ले और बर्तन धोकर अपने घर चली जा। वह आएगी तो मैं उन्हें खिलाकर खा लूंगी। प्रयागी बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और फिर इतना कहकर मेहरी खाना खाने लगी। प्रयागी तो घोर चिंता में डूबी थी, इसलिए जाकर बिस्तर पर पड़ रही। मन में विचारों का तूफान सा आया था। वो सोच रही थी
कि वो प्रेम प्रताप वाली बात अपने पति को बताए या नहीं, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो आज उनसे सब कह देगी। मेरा तो कोई दोष नहीं, मैं थोड़े ही प्रेम प्रताप को चाहती हूँ जो उन्हें ये बात बुरी लगेगी। और फिर जब आधी रात को रुद्रप्रयाग लौटा तो तब तक प्रयागी सो चुकी थी। उसने किवाड़ों की सांकल खटखटाई, तब जाकर प्रयागी की आंख खुली। उसने फौरन किवाड़ों के पास जाकर पूछा, कौन है? मैं। दरवाजा खोलो। रुद्रप्रयाग दरवाजों के पीछे से बोला। प्रयागी ने किवाड़ खोलते ही रुद्र से पूछा, आज बहुत देर लगा दी। हाँ, किसी ने खाने पर बुला लिया था, वहीं रुक गया था। तुमने खाया या नहीं? रुद्र ने पूछा। मन नहीं था इसलिए नहीं खाया, प्रयागी बोली। तो तुम जाकर खा लो, फिर तुम्हें एक मजेदार बात बतानी है, रुद्र बोला। कहा ना, जी नहीं है, खाने के लिए जिद न करो जी। मुझे तुम बात बताओ कि क्या है, प्रयागी बोली। अच्छा ठीक है, जी नहीं करता, खाने का तो ना खाओ, रुद्र बोला। अच्छा तुम पहले बात तो बताओ, प्रयागी ने पूछा। तब रुद्रप्रयाग बोला, तो सुनो, वो हमारे खानदानी दुश्मन का बेटा प्रेम प्रताप है ना, उसकी हालत आजकल बहुत खराब चल रही है। लोगों से सुनकर आ रहा हूं कि वो आजकल किसी के प्रेम में पड़ गया था और जिसके प्रेम में वो पड़ा था उसने मना कर दिया, इसलिए बेचारा अब मारा मारा फिरता है। सुना है कि मोतीबाई के कोठे पर पड़ा रहता है, आजकल वो ही उसे सहारा दे रही है। उस लड़की का पता चला जिसे वो चाहता है, प्रयागी ने रुद्र से पूछा। कमबख्त, यही पता चल जाता तो क्या बात थी, रुद्रप्रयाग बोला। तो मैं बताऊं कि वो कौन है, प्रयागी बोली। तुम्हें पता है कि वो कौन है, रुद्र ने पूछा। हाँ मुझे पता है, प्रयागी बोली। लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो, रुद्र ने पूछा। क्योंकि वो मुझे ही चाहता है और मेरे मना करने पर ही उसकी ये दशा हुई है, प्रयागी बोली। ये सुनकर एक पल को रुद्र सन्न रह गया और बोला, ये क्या कहती हो? वो तुम्हें चाहता है। मैं बहुत दिनों से तुम्हें ये बात बताना चाह रही थी लेकिन डरती थी, प्रयागी बोली। तो आज क्यों बताई, रुद्र ने पूछा। आज मैंने तुम्हें ये बात बताने का फैसला कर लिया था, प्रयागी बोली। वो तुम्हें चाहता है ये मुझे पता ही नहीं था, रुद्र बोला। तो अब मेरी समस्या का समाधान करो, मैं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? समझ नहीं आता, प्रयागी बोली। तुम ऐसा करो, उससे जाकर कहो कि मैं भी तुम्हें चाहती हूं, रुद्र बोला। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें होश तो है ना? वो पराया पुरुष है और मैं तुम्हारी ब्याह था, प्रयागी बोली। तो क्या हुआ? तुम्हें तो उससे प्यार करने का नाटक करना है। जब ऐसा लगने लगे कि वो तुम्हें चाहने लगा है और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तो उसे सच्चाई बताकर उसका दिल तोड़ दो, रुद्रप्रयाग बोला। ये नहीं हो सकता, मैं हरगिज ये ना करूंगी, प्रयागी बोली। मेरे लिए इतना ना करोगी, रुद्र बोला। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, प्रयागी ने पूछा। बदला मिलेगा मुझे, रुद्रप्रयाग बोला। ये बदला लेने का तरीका सही नहीं है, प्रयागी बोली। इश्क और जंग में सब जायज होता है, रुद्र बोला। लेकिन मेरा जी नहीं मानता, प्रयागी बोली। तो अपने जी को मनाकर मेरा ये काम करो, रुद्रप्रयाग बोला। मुझे सोचने का कुछ वक्त दो, प्रयागी बोली। जितना सोचना है सोच लो, लेकिन जवाब हाँ में आना चाहिए, रुद्र बोला। और फिर रुद्र की बात सुनकर प्रयागी एक अजीब ही दुविधा में फंस गई। प्रयागी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति की बात माने या नहीं, क्योंकि उसकी अंतरात्मा इस बात को मानने के लिए कतई राजी नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी से पर पुरुष से प्रेम का अभिनय करने को कह सकता है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे और वो सोच रही थी कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर किससे जाकर पूछें। तभी एक रोज ऐसा हुआ जो प्रयागी ने कभी सोचा न था। रुद्रप्रयाग ने तो मन में ठान ही लिया था प्रेम प्रताप से बदला लेने का, और इस बदले को पूरा करने के लिए वो किसी भी सीमा को लांघने को तैयार था, जो कि उसने किया। उसे पता था कि प्रेम प्रताप किसी मोतीबाई के कोठे पर जाता है, इसलिए उसके मन में एक योजना का उद्गम हुआ। वो भी एक दिन मोतीबाई के कोठे पर जा पहुंचा। मोतीबाई भीतर थी, तभी एक बांदी उसके पास जाकर बोली, बाई जी, कोई जमींदार रुद्रप्रयाग तशरीफ लाए हैं और आपको याद फरमाते हैं। मोतीबाई का माथा ठनका और वो कुछ भयभीत सी हुई कि आखिर रुद्रप्रयाग यहाँ किस लिए आए हैं। वो तो किसी तवायफ के यहाँ नहीं जाते। उन्हें कहीं ये तो पता नहीं चल गया कि मैं ही प्रेम प्रताप को प्रयागी के पास ले गई थी। इन्हीं कशमकशों के साथ मोतीबाई रुद्रप्रयाग के सामने हाजिर हुई और पूछा,
जी हुजूर, कहिए, मैं आपकी खिदमत किस तरह कर सकती हूँ? जी, आप ही मशहूर तवायफ मोतीबाई हैं, रुद्रप्रयाग ने पूछा। जी, मैं ही मोतीबाई हूँ, मोतीबाई बोली। तो आप जमींदार प्रेम प्रताप को तो जानती ही होगी, रुद्रप्रयाग बोला। जी, जानती हूँ, मोतीबाई बोली। सुना है वे आपके कोठे पर अक्सर आते रहते हैं, रुद्रप्रयाग बोला। जी, आते हैं, मोतीबाई बोली। तो क्या आपको मालूम है कि वो किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्होंने उनका प्रेम ठुकरा दिया? रुद्रप्रयाग ने पूछा। जी, ये तो मुझे नहीं मालूम, मोतीबाई साफ झूठ बोल गई। तो कभी भी उन्होंने आपसे नशे की हालत में उसका जिक्र नहीं किया? रुद्रप्रयाग ने पूछा। जी, नहीं, मोतीबाई बोली। ये तो बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने आपसे इस बात का जिक्र ही नहीं किया, रुद्रप्रयाग ने पूछा। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछते हैं? मोतीबाई बोली। ठीक है, जब आपको कुछ मालूम नहीं तो मैं ही आपसे सब खुलकर बता देता हूं। मुझे आपसे एक काम है और इस काम के मैं आपको मुंह मांगे दाम दूंगा, रुद्रप्रयाग बोला। क्या काम करना होगा मुझे? मोतीबाई ने पूछा। तो क्या आप राजी हैं इस काम के लिए? रुद्रप्रयाग ने पूछा। पहले मुझे इसके बारे में कुछ तो पता चले, तब तो हाँ बोलो, मोतीबाई बोली। काम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये काम आप ही कर सकती हैं, रुद्रप्रयाग बोला। लेकिन काम तो पता चले, मोतीबाई बोली। आपको करना यूं होगा कि प्रेम प्रताप को विश्वास हो जाए कि प्रयागी उससे सच्ची मोहब्बत करती है, रुद्रप्रयाग बोला। प्रयागी? मोतीबाई इतना ही बोल पाई थी कि तभी रुद्रप्रयाग बोल पड़ा। हाँ, प्रयागी, वो मेरी पत्नी है। जी, आपकी पत्नी और प्रेम प्रताप से मोहब्बत, ये सब क्या कहते हैं आप? अपनी पत्नी का नाम कोई परपुरुष के संग कैसे जोड़ सकता है? लज्जा नहीं आती आपको? ये कहते हुए मैं ये काम हरगिज न करूंगी, मोतीबाई ने कहा। लेकिन क्यों? मैं आपको इसके दाम दे रहा हूं ना, रुद्रप्रयाग बोला। लेकिन औरत की इज्जत रुपयों से बड़ी नहीं हो सकती, मोतीबाई बोली। मुझे ये मालूम है, लेकिन मेरे पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं, रुद्रप्रयाग बोला। जब आपकी स्त्री का नाम समाज किसी परपुरुष के साथ जोड़ेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसमें आपकी स्त्री के साथ साथ आपकी भी तो बदनामी है। किसी स्त्री की आबरू इतनी सस्ती नहीं होती कि उसका मोल लगाया जाए, वो तो अनमोल होती है। और अगर एक बार किसी स्त्री के चरित्र पर दाग लग जाए तो फिर वो कहीं की नहीं रहती, मोतीबाई बोली। वो सब मुझे मालूम है, रुद्रप्रयाग बोला। तब भी आप ऐसी बातें करते हैं। आपकी आंखों में शर्म हया बची है या नहीं? मैं तो आपको महान समझती थी, लेकिन आप तो एक गिरे हुए इंसान निकले। जिस इंसान की मैं इतने सालों से बंदगी करती आ रही थी, वो तो शैतान निकला। ना चाहते हुए भी मोतीबाई के मुंह से ये सब निकल गया। क्या कहती हैं आप और मेरी बंदगी, रुद्रप्रयाग बोला। जी, कुछ नहीं, वो तो आवेश में मेरे मुंह से निकल गया, मोतीबाई ने पुरानी बातों को छुपाते हुए कहा। नहीं, कोई बात तो जरूर है, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, रुद्रप्रयाग बोला। जी, नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रही। मुझे क्या जरूरत है आपसे कुछ भी छुपाने की? मैं तो आपको जानती भी नहीं, आज पहली बार मिली हूं आपसे, मोतीबाई ने झूठ बोलते हुए कहा। अब तो आपको बताना ही होगा, आपको मेरी कसम, रुद्र जिद करते हुए बोला। देखिए, जिद मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, मोतीबाई बोली। आपको बताना ही होगा कि आप मुझे कैसे जानती हैं, रुद्र बोला। ठीक है, तो आप अगर जानना ही चाहते तो 1 मिनट यहीं ठहरे, मैं अभी आई। फिर मोतीबाई भीतर अपने कोठे में गई और हाथों में कुछ लेकर लौटी और रुद्र से पूछा, इन्हें पहचानते हैं? रुद्र ने देखा तो वो जूतियां थी, और वो वही जूतियां जो उसने बचपन में मोती को दी थी। तब रुद्र बोला, हाँ, कुछ याद आ रहा है, ये तो मेरी जूतियां है। ये तो मैंने किसी लड़की को दी थी। ये आपके पास कैसे पहुंची? उस लड़की का नाम याद है आपको? मोतीबाई ने पूछा। हाँ, उसने अपना नाम मोती बताया था, मुझे याद आया, रुद्र बोला। तो मेरा नाम क्या है? मोती ने पूछा। मोती तो तुम वही मोती हो, और तुमने अब तक इन जूतियों को संभाल कर रखा है, रुद्र ने पूछा। जी, ये मेरी जिंदगी का पहला तोहफा था, इन्हें तो संभाल कर रखना ही था, मोतीबाई बोली। सच? तो तुम अब तक नहीं भूली मुझे, रुद्र बोला। अपने खास दोस्त को क्या कोई भूलता है कभी, मोतीबाई बोली। मैं और खास, वो भी आपके लिए, रुद्र बोला।
जी, उस समय आपने मुझे अपना दोस्त माना था, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, अनाथ थी। अप्सरी जान ने मुझे चंद दामों में खरीदा था। बचपना क्या होता है, ये मैंने कभी जाना ही नहीं। अप्सरी जान ने मुझे समय से पहले जवान बनाकर इस नरक में झोंक दिया। मैं अपनों के लिए तड़पती थी, रोती थी। मेरी जिंदगी में केवल तन्हाई, रूसवाई और अप्सरी जान की झिड़कियां थी। इतनी तकलीफ में जब तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरे घावों पर ठंडा मरहम रख दिया हो। इतने सालों में मैं जब भी जिंदगी से निराश और हताश होती थी तो इन जूतियों को सहलाकर अपना मन हल्का कर लेती थी। इन्हें सहलाकर ऐसा लगता था कि जैसे तुम कह रहे हो कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। बस इसी आस में मैंने इतने साल बिता दिए, मोतीबाई बोली। तो तुमने मुझसे कभी मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? रुद्र ने पूछा। उसकी भी वजह थी, मोतीबाई बोली। क्या वजह थी? रुद्र ने पूछा। वो ये कि मेरी जैसी बदनाम औरत भला तुम्हें बदनामी के सिवाय और क्या दे सकती थी? जब कभी मेरा जी चाहता तो तुम्हें छुप कर देख लेती थी। तुम्हारी झलक देखने भर से ही मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाती थी। फिर पता चला कि तुम्हारा ब्याह हो गया है, इसलिए तुम्हें वो छुप छुप कर देखना भी बंद कर दिया मैंने। ये कहते कहते मोतीबाई की आंखें छलक पड़ी। ये सब सुनकर रुद्र का मन भी द्रवित हो उठा और वो बोला, मोती, अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। रुद्रप्रयाग बोला। बस मेरे लिए इतनी ही हमदर्दी काफी है, मोती बोली। अब से मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम अपनी तकलीफ मुझसे बांट सकती हो। रुद्र बोला। मैं इतनी ज्यादा उम्मीद किसी से नहीं करती। मुझे पता है कि तकलीफ के सिवाय मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तवायफ का नसीब ऐसा ही होता है। मोती बोली। ऐसा ना कहो, तवायफ भी इंसान होती है और उसके पास भी दिल होता है जो हमदर्दी और अपनापन चाहता है। रुद्र बोला। नहीं, तवायफ इंसान नहीं होती, वो तो केवल एक जिस्म होती है जिसे हर कोई नोचना चाहता है। वो बाजारू सामान होती है जिसकी नुमाइश होती है, बोलियां लगती है। उसके पास केवल घुंघरू और जमाने भर की बदनामियों के सिवाय कुछ नहीं होता। उसके दिल के बारे में कौन पूछता है भला कि वो क्या चाहता है? जैसे तुम मुझसे ये कहने आई हो कि मैं प्रेम प्रताप को ये विश्वास दिलाऊं कि तुम्हारी पत्नी प्रयागी उससे सच्ची मोहब्बत करती है और इसके लिए मुंह मांगे दाम भी देने को तैयार हो। लेकिन मेरा दिल ये नहीं चाहता कि किसी सती स्त्री के पवित्र चरित्र पर मैं कलंक लगाऊं, लेकिन तुम मुझे ये करने पर मजबूर कर रहे हो। मोतीबाई बोली। तो अब दोस्त के नाते ही मेरी बात सुन लो। मैं सिर्फ प्रेम प्रताप को मात देना चाहता हूँ, समाज में उसका रुतबा कम करना चाहता हूँ। रुद्र बोला। अपनी पत्नी को कलंकित करके तुम उसका रुतबा कम करना चाहते हो, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? मोतीबाई बोली। मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन मुझे इतना पता है कि इश्क और जंग में सब जायज होता है। रुद्र बोला। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, मैं बस इतना चाहती हूँ। मोती बोली। तो तुम मेरी मदद करने से इनकार करती हो? रुद्र बोला। मुझे मजबूर मत करो, मोतीबाई बोली। केवल इतना ही तो चाहता हूँ, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता मान लो ना मेरी ये बात, फिर कभी कुछ न मांगूंगा। रुद्रप्रयाग बोला। अब मोतीबाई रुद्रप्रयाग की बात मानने पर मजबूर थी, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को गंवारा न करता था। वह बड़ी दुविधा में थी, एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ एक सती नारी का चरित्र। वो किसे चुने, वो इस सोच में पड़ी थी। लेकिन अंत में दोनों के मध्य हो रही बहस का ये परिणाम निकला कि रुद्रप्रयाग ने मोतीबाई को आखिर अपनी बात मनवाने के लिए मना ही लिया। लेकिन मोतीबाई ने भी एक शर्त रखी कि अगर इस बात को प्रयागी मानने से इनकार कर देती है तो फिर आप उस पर जोर नहीं डालेंगे कि वो प्रेम प्रताप से प्रेम का अभिनय करें। रुद्र ने मोती की बात मान ली, लेकिन मोती ये नहीं जानती थी कि ये तो रुद्र का झूठा आश्वासन था, क्योंकि उसने तो पहले ही कहा था कि इश्क और जंग में सब जायज है। इसलिए वो प्रेम प्रताप से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। अब उसके मन में ना तो प्रयागी के लिए पहले वाला प्रेम था और ना उसके लिए कोई अभिमान। वो तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था। उनके बीच वो कड़ी भी ना थी जिससे दोनों के मन पुनः जुड़ जाते, और वो कड़ी थी बच्चा, जो अब तक उन दोनों की दुनिया में ना आया था। अगर बच्चा होता तो शायद रुद्रप्रयाग उसी के बारे में सोचकर पीछे हट जाता। आज तक सफल होकर जो उसमें अपने शक्ति और वैभव के प्रति दुर्दमनीय अभिमान था, वह फिर जाग उठा और उस अभिमान में खोकर वो अपनी गृहस्थी की सुंदर सी बगिया को उजाड़ने पर उतारू हो चला था। उसने प्रयागी से भी कहा
कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमारी वंश बेल को भी बढ़ाने वाला अभी तक ना आया, लेकिन मैंने तब भी तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। क्या औरों के घर की किलकारियां सुनकर मेरा भी जी नहीं करता कि मेरे घर में किलकारी गूंजे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें दुख देने के लिए कभी कुछ नहीं कहता। तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझता हूँ। तो क्या तुम मेरी खुशी के लिए मेरी ये बात नहीं मान सकती? अब रुद्रप्रयाग ने जो पासाव फेंका था उसमें प्रयागी की मात निश्चित थी। उसने आज युधिष्ठिर का रूप धरकर प्रयागी को दांव पर लगा दिया था, ये परवाह किए बिना कि जिसके सामने वो प्रयागी को द्रौपदी बनाकर हार रहा है वो प्रेम प्रताप दुशासन से भी बदतर है। और अगर प्रयागी फंस गई तो उसकी लाज बचाने यहाँ कान्हा भी नहीं आने वाले। लेकिन रुद्रप्रयाग तो प्रतिशोध के मद में इतना डूब चुका था कि उसे ना तो अपनी द्रौपदी की चिंता थी और उसके स्वाभिमान की चिंता थी। प्रयागी रुद्र की भावनात्मक बातों के भंवरजाल में फंस गई, जिससे उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। जब प्रयागी ही रुद्र की बात मान गई तो मोतीबाई भी कुछ न कर सकी। वो अपने काम में फिर से लग गई। प्रेम प्रताप का पहला पत्र प्रयागी को देते हुए तो उसे डर और संकोच दोनों लग रहे थे, लेकिन अब वो डर और संकोच दोनों ही लुप्त थे, क्योंकि जब सुहाग ही अपनी सुहागन का बलिदान देना चाहे तो अन्य प्राणी उसमें कुछ नहीं कर सकते। मोती भी मूक कठपुतली से रुद्र के इशारों पर नाचने लगी। अब रुद्र के इशारे पर मोती फिर से प्रेम प्रताप का पत्र प्रयागी तक पहुंचाने का कार्य करने लगी। प्रयागी को पत्र मिलता, वह पढ़ती और उसके मन में तरह तरह के विचार उठते। उसे ये पाप लगता, लेकिन जब उसके सुहाग को ये पाप नहीं लगता तो वो किस बात का पाश्चाताप करे। वो ये सोचकर बात को बढ़ाने का प्रयास करने लगी और उसकी ओर से भी पत्र जाने शुरू हो गए। प्रेम प्रताप की तो जैसे बाँछें ही खिल उठी। वो प्रयागी से मिलने को आतुर हो उठता, लेकिन प्रयागी मिलने से मना कर देती, क्योंकि उसके लिए घर की दहलीज एक पहाड़ थी जिसे लांघ जाना उसके लिए असंभव था। प्रेम प्रताप के वैभव को वो जानती थी। लोग कहते थे सब उससे डरते हैं, और फिर प्रयागी का मन और कितने दिन शांत रहता। प्रयागी के मन की स्पर्धा जाग उठी। उसने भी प्रतिस्पर्धावश पत्र लिखने का सोचा। उसने कुछ दिन चुप रहकर अंत में रुद्र के कहने पर प्रेम प्रताप को एक पत्र लिखा। वह एक आमंत्रण पत्र था जिसमें लिखा था कि प्रिय प्रेम प्रताप, तुम्हारा लिखा पत्र मिला। मैं राजी खुशी हूँ और तुमसे मिलने कहीं नहीं आ सकती। तुम केवल सुबह शाम नदी के घाट पर मुझसे मिलने आ सकते हो। आखिर तुमने मेरा मन जीत ही लिया। पत्र काफी संक्षेप में था। ये पत्र प्रयागी रुद्रप्रयाग को पढ़वाती और रुद्रप्रयाग जाकर मोतीबाई को पढ़वाता। फिर रुद्रप्रयाग अपनी योजना की सफलता पर मंद मंद मुस्काता। धीरे धीरे दोनों ओर से कई कई पत्र, प्रश्न और उत्तर के रूप में हाथों में बदलने लगे। फिर भी आग कोयले में ढकी रही, धुआं ना उठा। अगर धुआं उठता तो जमाने को खबर लग जाती। प्रयागी का स्नान नदी के घाट पर सुबह शाम अधिक देर तक होने लगा। प्रेम प्रताप उसे अनेकों बार वहां आकर अकेले मिलकर चला जाता। लेकिन फिर एक दिन, वह एक मद भरी सांझ थी। प्रयागी और प्रेम प्रताप नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठे दृश्यों का आनंद उठा रहे थे। प्रेम प्रताप की आंखों में अजीब सा सुरूर था। प्रयागी के गुलाब समान होठों की मुस्कुराहट उसे बेचैन कर गई। वो स्वयं को उसके रूप के सामने पराजित समझ रहा था। नदी पर डूबता सूरज, चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी बयार और पानी में उठती हिलोरें प्रेम प्रताप को इतना बेचैन कर गई कि वो अपने मन में उठती हिलोरों को दबा न सका और भूलवश प्रयागी के होठों का प्रकार चुंबन ले बैठा। प्रयागी स्वयं को छुड़ाती रही, लेकिन प्रेम प्रताप ना माना। प्रेम प्रताप को तब होश आया जब उसकी वासना शांत हुई। प्रयागी ने आप देखा न ताव और जोर का थप्पड़ प्रेम प्रताप के गालों पर धरकर बोली, निर्लज्ज, पापी, तू मुझसे प्रेम करता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा होता तो तुझमें धीरज होता, लेकिन तू जिसे प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं, वासना है, और इस वासना में तू अंधा हो चुका है। रुद्र ने उससे पूछा भी कि खाना खाया तुमने? मैं तो खाकर आया हूं। नहीं मन नहीं, तुम कहां से खाकर आए हो? वो किसी ने बुलाया था इसलिए वहीं खा लिया। रुद्र बोला। ये सुनकर वो करवट बदलकर उठ बैठी और पूछा, किसके यहाँ है? जान पहचान वाले? तुम नहीं जानती उन्हें? रुद्र बोला। वह डटकर खा आया था। कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में सो भी गया। लेकिन प्रयागी देर तक जागती रही। उसे अपने होठों पर प्रेम प्रताप का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। उसे स्वयं से घिन आ रही थी, पर पुरुष का स्पर्श, वो भी अपने अधरों पर। छी छी, ये तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। यही सब सोच सोच कर कब उसकी आंख लग गई
उसे पता ही नहीं चला। आज के बाद मुझसे मिलने का कभी भी प्रयास मत करना, मैं तुझ जैसे पापी से मिलना नहीं चाहती। और इतना कहकर प्रयागी अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली आई। रात हो चुकी थी। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। वह चांदनी जो आसमान से उठकर फिर आसमान में समा जाती है, जिसके उजाले में दूधिया हिलोरें उठती है, जो धरती को छूती तो है पर छूते हुए दिखाई नहीं देती। लेकिन प्रयागी के मन में तो अंधेरा छाया हुआ था। प्रयागी ने रसोई बनाकर रखती थी, लेकिन खाया नहीं था। उसका मन व्यथित था। फिर वो सारे दीपक बुझाकर एकांत में घर के द्वार से सटकर बैठ गई। तभी किसी ने धीरे से द्वार के किवाड़ों की सांकल खटखटाई। प्रयागी ने पहले लालटेन जलाई, फिर कांपते हाथ से किवाड़ खोले। रुद्रप्रयाग चुपचाप आया और कोठरी में चला गया। उसने खाना भी नहीं मांगा। तब आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर वही निस्तब्धता और शांति थी। मोहल्ले के सब लोग सो रहे थे। कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं आ रही थी। और फिर प्रयागी भी बिस्तर पर जाकर लेट गई। प्रयागी अब अपनी कोठरी की खिड़की से उदास मन से चांद को देखने लगी। चांद तो शीतल था, पर वो शीतल ना थी, क्योंकि उसके अंगों में एक अतृप्त दाह अब भी दहक रही थी। क्रोध की अग्नि उसके गले को सुखा रही थी। वो इतनी क्रोधित थी कि प्रेम प्रताप का खून पीकर अपने प्यासे गले को तर करना चाहती थी। सुबह होने को अभी बाकी थी। सूरज धीरे धीरे अपनी लालिमा बिखेरता हुआ पहाड़ों के गर्भ से प्रासरित हो रहा था। खग भी अपने कोठरों से निकलकर झुंडों में सम्मिलित होकर भोजन की तलाश में निकल चुके थे, लेकिन प्रयागी अभी तक न जागी थी। रुद्रप्रयाग जागकर अब तक स्नान भी कर चुका था। वो स्नान करके लौटा तो देखा प्रयागी अभी भी निंद्रा में मग्न है। उसने सोचा, प्रयागी ऐसा तो कभी नहीं करती। इतनी देर तक वो तो कभी नहीं सोई। मुंह अंधेरे ही नदी पर स्नान करने चली जाती है, लेकिन आज क्या हो गया है इसे? चलो, नहीं जागती तो मैं ही जगा देता हूं। और यही सोचकर रुद्र ने जगाने हेतु प्रयागी को हाथ लगाया तो उसने देखा कि प्रयागी का बदन आग की तरह तप रहा है। उसे तो अत्यधिक ज्वर था। रुद्र ने प्रयागी को जगाते हुए कहा, प्रयागी, तुम्हें तो ज्वर आ गया है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन प्रयागी रुद्र को कैसे बताती कि उसे यह ज्वर किस कारण आया है। उसकी आत्मा पर कठोर आघात लगा था। अपने अधरों पर किसी पर पुरुष का स्पर्श उसे किसी ज्वलनशील पदार्थ के समान लगा था, और उसी पश्चाताप की अग्नि ने ज्वर का रूप ले लिया था, जो उसे क्षण क्षण जला रहा था। प्रयागी की बात सुनते ही रुद्र बोला, नहीं, आराम के अलावा तुम्हें दवा की भी आवश्यकता है। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूं। और फिर ये कहकर रुद्र वैद्य जी को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद रुद्र वैद्य जी को साथ लेकर आ पहुंचा। वैद्य जी ने प्रयागी की नाड़ी जांची और बोले, कमजोरी है, पित्त बढ़ गया है, इनके खाने पीने ख्याल रखिए। मैं कुछ दवा की पुड़िया दे देता हूँ। 3 दिन तक 2 वक्त दीजिए और मुझे 3 दिन के बाद बताइए कि इनकी हालत कैसी है। फिर वैद्य जी ने दवा दी और अपने घर चले गए। तब रुद्रप्रयाग प्रयागी से बोला, आज मैं बाहर नहीं जाता, जो काम बचे हैं उन्हें मुनीम जी देख लेंगे। आज मैं घर में तुम्हारे पास ही रहता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। सच, मैं कब से यही चाहती थी। तुम अब मेरे साथ वक्त बिताते ही नहीं, बस काम काम। तुम पुरानी सारी बातें भूल गए हो। तुम पहले मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब नहीं करते। 2 घड़ी ना मेरे साथ बात करते हो और ना पहले जैसा प्यार जताते हो। मैं तो तरस गई हूं तुम्हारे साथ के लिए। प्रयागी बोली, तुम शायद सच कहती हो प्रयागी। मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टी ले लेता हूं, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हारी सेवा करूंगा। अपने हाथों से तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। रुद्र बोला, तुम सच कहते हो ना? प्रयागी बोली, हाँ, बिल्कुल सच। रुद्र बोला, तो आज तुम क्या पकाकर खिलाने वाले हो मुझे? प्रयागी ने पूछा। बोलो, क्या खाओगी? रुद्र ने पूछा। मैं आज खाऊंगी मूंग दाल बड़ी की तरी वाली सब्जी, राई हींग के तड़के वाली छाछ, अमरूद की तीखी चटनी, चावल और रोटी। बोलो, इतना बना पाओगे? प्रयागी बोली, कोशिश करूंगा बनाने की, बस तुम मुझे बताती जाना कि कैसे बनाना है। रुद्रप्रयाग बोला, ठीक है, मैं बताती जाऊंगी। और इतना कहते कहते प्रयागी की आंखें भर आईं। वो आज बहुत खुश थी कि इतने दिनों बाद रुद्र उसके साथ है, नहीं तो वो भोर होते ही चला जाता था। दोपहर का खाना भी
वो किसी नौकर के हाथ मनवा लिया करता और रात को भी देर से लौटता था। थका होने के कारण खाकर सो जाता था। उसके पास प्रयागी के लिए वक्त ही कहाँ था। कभी कभी जब मेघ बरसते, मोर नाचते, तो प्रयागी के मन में भी हुक सी उठती। वो भी अपने प्रियतम के प्रेम की बारिश में भीगना चाहती, उसके प्रेम में सराबोर होना चाहती, उसके स्पर्श को महसूस करना चाहती। लेकिन ऐसे क्षणों में रुद्र उसके साथ ना होता था। प्रयागी की आंखों में आंसू देख रुद्र ने पूछा, रोती क्यों है पगली? अब तो मैं तुम्हारे पास ही हूं। वो ऐसे ही, प्रयागी बोली। ऐसे ही कैसे? रुद्र ने पूछा। तुम आज इतना प्रेम जो जता रहे हो तो आंखें भर आईं, प्रयागी बोली। ठीक है, अब इन आंसुओं को अलविदा कहो और मेहरी आती ही होगी तो उससे आंगन के कुएं से पानी भरवाकर अपने हाथ मुंह धोकर आओ। मैं तब तक खाने का कुछ करता हूं, रुद्र बोला। मैं तो स्नान करूंगी, हाथ मुंह ना धोऊंगी, प्रयागी बोली। लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है, रुद्र बोला। कोई बात नहीं, तो मैं गर्म पानी से नहा लूंगी, लेकिन सालों के अपने इस नियम को ना तोड़ूंगी, प्रयागी बोली। देखो, हठ मत करो, रुद्र बोला। हठ नहीं कर रही हूं, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकती, प्रयागी बोली। ठीक है देवी, स्नान ही कर लो, मैं तब तक चूल्हे पर गर्म पानी चढ़ा देता हूं, रुद्र बोला। तुम कितने अच्छे हो, प्रयागी हंसते हुए बोली। और तुम बहुत बुरी, हकी कहीं की, रुद्र बोला। देखो, रूठो मत, प्रयागी बोली। मैं नहीं रूठा, रुद्र बोला। तो फिर मुस्कुरा दो, प्रयागी ने इतना कहा और रुद्र ने हंसते हुए अपने दांत निकाल दिए। प्रयागी खुश होकर स्नान करने पहुंची। तब तक मेहरी भी आ चुकी थी और पानी भी गर्म हो चुका था। प्रयागी स्नान करके रसोई में पहुंची और खाना बनाने में रुद्र की मदद करने लगी। रुद्र ने मना किया, फिर भी प्रयागी ना मानी और इस तरह कुछ ही देर में प्रयागी का मनपसंद खाना तैयार हो गया। दोनों ने साथ मिलकर इतने दिनों के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद रुद्र ने प्रयागी को दबा दी। मेहरी भी तब तक घर का काम करके जा चुकी थी और रुद्र प्रयागी से बोला, जाओ अब आराम करो, तुम भी आओ ना, बातें करेंगे, प्रयागी बोली। हाँ चलो, रुद्र बोला और फिर दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। प्रयागी के खुले बाल और उसके बदन की महक रुद्र को बहकाने लगी। वो प्रयागी के करीब, बहुत करीब आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। प्रयागी भी उसकी बाहों में पिघलने लगी। लेकिन फिर एकाएक जब रुद्र ने प्रयागी के अधरों का रसपान किया तो वो झुंझला उठी। उसे उस वक्त प्रेम प्रताप के चुंबन का ध्यान हुआया और वो रुद्र को पीछे ढकेलते हुए बोली, ये क्या करते हो तुम? क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा प्रयागी? रुद्र ने आवेश में पूछा। लेकिन मुझे अब पुरुष का स्पर्श अच्छा नहीं लगता, प्रयागी बोली। ऐसा कहो ना कि मेरा स्पर्श अच्छा नहीं लगता, रुद्र बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रयागी बोली। वही जो तुम सुन नहीं सकती, रुद्र ने क्रोधपूर्वक कहा। जो कहना चाहते हो ना तो खुलकर कहो, पहेलियां मत बुझाओ, प्रयागी बोली। यही कि अब तुम्हें वो रौबदार प्रेम भा गया है, उसके आगे मेरा स्पर्श फीका पड़ गया है तुम्हारे लिए, रुद्र बोला। ये क्या कहते हो तुम? ये कहने से पहले तुम्हारी रूह नहीं कांपी, मैं और पर पुरुष का स्पर्श। छी छी, ये सुनने से पहले भगवान ने मुझे उठा क्यों ना लिया, प्रयागी बोली। यही तो सच है, तभी तो मेरा छूना तुम्हें न भाया, रुद्र बोला। अब बस करो और चले जाओ यहां से, प्रयागी बोली। और फिर रुद्र प्रयागी के पास से चला गया। उसने किवाड़ खोले और बाहर निकल गया। प्रयागी रोती रही, बिलखती रही और तड़पती रही। जिसने उसे उस नर्क में धकेला था वही उस पर लांछन लगा रहा था। यही दुर्दिन देखना रह गया था उसके भाग्य में। घर से निकलकर रुद्रप्रयाग सीधा मोतीबाई के पास पहुंचा। उसके नैनों में अश्रु देखकर मोती ने पूछा, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों नजर आते हो? मत पूछो मोती, मत पूछो, रुद्र बोला। अरे बताओगी क्या हुआ? मोती ने दोबारा पूछा। उसे मुझसे प्रेम नहीं मोती, उसे मेरा स्पर्श अच्छा नहीं लगा, रुद्र बोला। लेकिन किसे? कुछ खुलकर बताओगे? मोती ने हैरानगी से पूछा। प्रयागी। और कौन? आज मैंने उसे स्पर्श किया तो उसने मुझे धकेल दिया। वो अब मुझसे प्रेम नहीं करती, उसके दिल में तो अब कोई और बसता है, रुद्र बोला। कौन बसता है तुम्हारे सिवाय उसके दिल में? तुम तो उसके पति हो, मोती बोली। वो हरामखोर प्रेम प्रताप है, शायद वो उसे चाहने लगी है, रुद्र बोला। जुबान पर लगाम लगाओ, ये तुम क्या कहते हो? एक सती पर घटिया इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
मोतीबाई से गुस्से से बोली। तो फिर उसने मुझे धकेला क्यों? रुद्र ने पूछा। हम स्त्रियां तुम पुरुषों सी नहीं होती, हो सकता इसकी कोई और वजह हो जो उसने तुमको धकेला। उस पर संदेह करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, मोतीबाई बोली। तो तुम ही उसकी वजह क्यों नहीं पूछती? रुद्र बोला। वो तो तुम्हारी पत्नी है, वजह तो तुम्हें ही ज्ञात करनी चाहिए, मोती बोली। सुना है स्त्रियां एक दूसरे से हर विषय पर खुलकर बात कर लेती हैं, हम पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए तुम ही उससे बातों बातों में पूछ लो तो अच्छा होगा, रुद्र बोला। तो फिर तुम वादा करो कि अभी घर लौटकर उसके साथ ठीक से पेश आओगे। वो तुम्हारा स्पर्श नहीं चाहती तो उसे स्पर्श मत करो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। मोतीबाई ने इतना कहकर रुद्रप्रयाग को रवानगी दे दी। रुद्र जब घर पहुंचा तो प्रयागी ने अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी। रुद्र ने भी उसे माफ करके अपने सीने से लगा लिया। उस रात फिर प्रयागी ने रुद्र को स्वयं को स्पर्श करने से नहीं रोका। वो चाहे उसने मन मारकर किया हो या अपनी खुशी से, दोनों उस रात प्रेम की नदी में गोते लगाते रहे। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद प्रयागी स्वस्थ हो गई तो फिर से रुद्रप्रयाग का वही पुराना रवैया चालू हो गया। वो फिर से भोर हुए चला जाता और आधी रात को वापस लौटता। और इधर एक हफ्ते तक जब प्रयागी नदी के घाट पर ना गई तो प्रेम प्रताप को पक्का यकीन हो गया कि प्रयागी उससे नाराज है। उसने ये बात मोती को बताई तो मोतीबाई बोली, वो बीमार थी, मुझे लगा कि वो उस शाम की बात के लिए मुझसे नाराज है। ना चाहते हुए भी प्रेम प्रताप के मुंह से ये बात निकल गई। किस बात के लिए? ऐसा तुमने क्या किया? मोती ने सख्ती से पूछा। तब प्रेम प्रताप ने अपना अपराध मोतीबाई के सामने कबूल किया और ये सुनकर मोतीबाई की आंखें खुली कि खुली रह गई और उसे पता चल गया कि उस दिन प्रयागी को रुद्र का स्पर्श क्यों ना अच्छा लगा था। लेकिन मोतीबाई चुप न रह सकी और प्रेम प्रताप से बोली, ये तुमने गलत किया प्रेम प्रताप, उसे तुम्हारे इस व्यवहार से आघात पहुंचा है, तभी उसकी तबीयत खराब हुई। तो अब क्या करूं? प्रेम प्रताप ने पूछा। उसे क्षमा मांगो, मोती बोली। यदि उसने क्षमा ना किया तो, प्रेम प्रताप बोला, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके आगे मोती का दो टूक जवाब सुनकर प्रेम प्रताप कुछ परेशानी में पड़ गया। जब प्रेम प्रताप को लगा कि उस दिन की बात के लिए मोतीबाई भी उससे नाराज है तो उसने मोतीबाई से फिर से कहा, कैसे भी करके तुम मुझे प्रयागी से माफी दिलवा दो, आइंदा फिर कभी ऐसी गलती ना होगी। तुमने जो व्यवहार उसके साथ किया तो क्या तुम्हें लगता है कि प्रयागी तुम्हें माफ कर देगी? मोती बोली। तो अब मैं क्या करूं? मैंने उसे इतने दिनों से नहीं देखा, मैं उसकी एक झलक पाने को कुछ भी कर सकता हूं। बस तुम उससे कहो कि मुझसे एक बार मिल ले तो मैं उसके पैरों में अपना सिर रखकर माफी मांग लूंगा। रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा तो उसे मुझे माफ करना ही होगा, प्रेम प्रताप बोला। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी और ना ही तुमसे मिलने को कहूंगी, मोतीबाई बोली। ऐसा ना कहो मोती, मैं बेमौत मर जाऊंगा, उसकी जुदाई मुझे जीने नहीं देगी, प्रेम प्रताप बोला। ठीक है, मैं केवल एक कोशिश करूंगी और अगर वो ना मानी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मोतीबाई बोली। मुझे मंजूर है, प्रेम प्रताप बोला। और फिर मोती ने प्रयागी से मिलने का सोचा और वो उससे घर पर जाकर मिली। इस बात से प्रयागी को बहुत डर लगा कि कहीं किसी ने कुछ देख लिया और राई का पहाड़ बना दिया तो फिजूल में बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने मोती से कहा कि आइंदा घर आने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपनी बात कहकर यहाँ से जाओ। मोतीबाई बोली, तुम नदी के घाट पर भी नहीं आती, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? प्रयागी ने पूछा। प्रेम प्रताप ने मुझसे विनती की है कि मैं तुम्हें उससे मिलने के लिए मना लो, मोतीबाई बोली। लेकिन मैं उस नीच से कतई नहीं मिलना चाहती। उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयास किया जिससे मुझे अपने पति से भी घृणा हो गई और भूलवश मैं एक ऐसा अपराध कर बैठी जो एक सुहागिन को शोभा नहीं देता, प्रयागी बोली। हाँ मुझे पता है, मुझे प्रेम प्रताप ने बताया था, मोतीबाई बोली। और फिर भी तुम उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास आई हो, प्रयागी बोली। मैं मजबूर हूं, प्रेम प्रताप ने कहा है कि अगर तुम उससे ना मिली तो मैं बेमौत मर जाऊंगा, मोती बोली। तो मैं क्या करूं? कल का मरता अभी मर जाए मेरी बला से, प्रयागी बोली। तो तुम्हारा जवाब ना है, मोती बोली। हाँ, मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहूंगी, प्रयागी बोली। तुम उससे नहीं मिलना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर भी ना करूंगी। अब मैं जाती हूं। और इतना कहकर मोतीबाई चली गई। उसने प्रयागी का फैसला प्रेम प्रताप को सुना दिया। प्रयागी का फैसला सुनकर प्रेम प्रताप गुस्से से भड़क उठा
और मोती से बोला, बड़ी सती सावित्री बनती है, मैंने भी उसकी आबरू मिट्टी में ना मिला दी तो मेरा नाम भी प्रेम प्रताप नहीं, उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा, जमाने में मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ूंगा। मुझे ठुकराती है, मेरा प्यार ठुकराती है, देखता हूं अब खुद को बदनाम करने से कैसे रोकती है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मोती बोली। मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, अब तुम तमाशा देखना उसकी और मेरी बर्बादी का, प्रेम प्रताप बोला। उसका कसूर क्या है जो तुम उसे ऐसी सजा दोगे, मोती ने पूछा। मुझे और मेरा प्यार ठुकराना ही उसका कसूर है, प्रेम प्रताप बोला। ऐसा मत करो, प्रलय आ जाएगी, मोती बोली। और जो मेरी जिंदगी में उसके बिना प्रलय आई है उसकी तुम्हें तनिक भी परवाह नहीं, प्रेम प्रताप बोला। तुम बदले की आग में अंधे हो चुके हो, प्रेम प्रताप बोला। तो यही सही, अब प्रतिशोध तो पूरा होकर रहेगा, प्रेम प्रताप बोला। तुम करने क्या वाले हो, मोती ने पूछा। तुम ही तो एक चतुर हो दुनिया में, मैं तुम्हें अपनी योजना बता दूं ताकि तुम प्रयागी को जाकर बता दो, जिससे मेरी योजना विफल हो जाए, प्रेम प्रताप बोला। कुछ भी ऐसा मत करना प्रेम प्रताप जो सबके लिए बर्बादी का कारण बन जाए, मोती बोली। अब तो यही होगा, जाने मन। और इतना कहकर प्रेम प्रताप वहां से चला गया। अब प्रेम प्रताप अपनी योजना अनुसार रोज प्रयागी के घर के चक्कर लगाने लगा। वो भी वेश बदलकर। उसे पता चल गया था कि उसका पति रुद्रप्रयाग, जो कि उसका दुश्मन भी है, वो देर रात घर लौटता है। मेहरी के चले जाने के बाद वो घर अकेली बचती है घर में, तभी उससे मिलना ठीक रहेगा। जब प्रेम प्रताप ने सब कुछ अच्छी तरह जांच परख किया तो वो एक रात पिस्तौल अपनी कमर में छुपाकर प्रयागी के मकान पर पहुंचा। पहले मकान के किवाड़ पर लगी सांकल खड़काई और खुद को कंबल में छुपा लिया। जब प्रयागी ने किवाड़ खोले तो वो धड़धड़ाता हुआ भीतर घुस गया। उसने कुछ भी कहने सुनने की भी आवश्यकता नहीं समझी। प्रयागी ने देखा तो चिल्ला उठी, जैसे घर में कोई चोर घुस आया हो। तब प्रेम प्रताप ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। लालटेन की रोशनी में प्रयागी ने उसे देखा और वह पीछे हट गई। प्रेम प्रताप उस समय बाघ की तरह उसे घूर रहा था। उसने प्रयागी की ओर पिस्तौल तानकर कहा, शोर मत मचाना वरना गोली मार दूंगा। प्रयागी ये देखकर मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस हद तक गिर चुके हो। हाँ, गिर चुका हूं इस हद तक। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मेरी अवहेलना करती हो, प्रेम प्रताप बोला। सच, मुझे प्यार करते हो तो यूं चोरी छुपे क्यों आए हो? मुझे बदनाम करने, प्रयागी ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कभी बदनाम नहीं कर सकता प्रयागी। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने आया था। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मगर मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हारे बिना जी नहीं पाया तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी नफरत लेकर ना तो मैं जी पाऊंगा और ना ही मर पाऊंगा। बस मुझे एक बार क्षमा कर दो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पवित्र है। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं वैसा आज तक मैंने किसी भी औरत के लिए महसूस नहीं किया। और फिर प्रेम प्रताप घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और पिस्तौल जमीन पर गिर गई। अब प्रयागी भी कठोर न बन पाई। वो भी प्रेम प्रताप का व्यवहार देखकर पिघल गई और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। प्रेम प्रताप फौरन ही उसके अंक पाश में समा गया। सरियों ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नजर आया। तुम्हारे ये आंसू झूठे नहीं है, इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई। सच कहती हो तुम? प्रेम प्रताप ने पूछा। हाँ, बिल्कुल सच, प्रयागी बोली। फिर प्रयागी ने प्रेम प्रताप को अपने आलिंगन से छोड़ते हुए कहा, अब तुम जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मेरे पति के आने का वक्त हो गया। प्रयागी की बात सुनकर प्रेम प्रताप चला गया, लेकिन अपनी पिस्तौल वहीं भूल गया। जब रुद्र घर लौटा तो उसने पिस्तौल को अपने घर में पाकर प्रयागी से पूछा, ये कहां से आया? मैं सब बताती हूं, लेकिन वादा करो तुम नाराज नहीं होगे, प्रयागी बोली। नहीं बोलो, कहां से आया पिस्तौल? क्योंकि ये तो मेरा नहीं है, रुद्र बोला। ये प्रेम प्रताप का है, प्रयागी बोली। प्रेम प्रताप का पिस्तौल यहाँ क्या कर रहा है? रुद्र ने पूछा। वो यहाँ आया था, प्रयागी बोली। लेकिन क्यों? रुद्र ने पूछा। माफी मांगने, प्रयागी बोली। किस बात की माफी? रुद्र ने पूछा। उसने एक दिन शराब के नशे में मुझे उल्टा सीधा बोल दिया था और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। उस बात की माफी, प्रयागी ने सच को छुपाते हुए कहा। लेकिन इतनी रात गए? रुद्र ने पूछा। वो तो शाम को ही आया था, तनिक ही अंधेरा हुआ था। तब प्रयागी ने दोबारा झूठ बोला। अब ये सब रुद्र को हजम नहीं हो रहा था।
उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुरबुलाने लगा। उसने गैर मन से खाना खाया और बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे संदेह था कि प्रयागी झूठ बोल रही है, बात तो कुछ और ही है। यही सब सोचकर रुद्र सो नहीं पा रहा था। इधर प्रयागी भी अपने पति से झूठ बोलकर पछता रही थी, लेकिन सच बोलती भी क्या कि उसे प्रेम प्रताप ने चुंबन लिया था और वो उसी की माफी मांगने आया था। दोनों पति पत्नी ही उलझनों में उलझे सोने का प्रयास कर रहे थे, और जब प्रयागी के घर से प्रेम प्रताप निकला तो वो मोतीबाई के पास जाकर हंसते हुए बोला, मोती, उसने मुझे माफ कर दिया, वो बहुत दयालु है। अब मैं उससे मिलने का कभी प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा हूं, और सच्चे प्रेम को पाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बस महसूस किया जा सकता है। आज से शराब भी बंद, मैं आज से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर मोती हतप्रभ सी रह गई। प्रेम प्रताप का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर मोती की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उसे अचरज हो रहा था कि कोई भी बुरा इंसान प्रेम की धारा में बहकर इतना स्वच्छ और निर्मल हो सकता कि वो अपने सारे दुर्गुण भूल जाए। इसका मतलब है कि प्रेम में बड़ी ताकत होती है, जो किसी भी जानवर को इंसान बना सकता है। प्रेम प्रताप का प्रयागी के प्रति स्वार्थ रहित प्रेम देखकर मोतीबाई को असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसने ये बात रुद्र प्रयाग से भी कही, लेकिन रुद्र को मोती की बात पर भरोसा ना हुआ और वो उससे बोला, मोती, तुम प्रेम प्रताप को समझने में बड़ी भूल कर रही हो। जिस इंसान ने हमेशा से भोग विलास का जीवन जिया हो, उसके स्वभाव में अचानक इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन आ सकता है? ऐसे लोग कभी भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, वो केवल अभिनय कर रहा है। सच्चे प्रेम का, इसमें भी उसकी कोई घटिया योजना होगी। मैं प्रयागी से कह दूंगा। अब उसे प्रेम प्रताप से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे उससे कोई प्रतिशोध नहीं लेना। क्यों, तुम्हें अब प्रेम प्रताप से डर लग रहा है क्या? मोती ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुद्र बोला। ऐसा ही है छोटे ठाकुर, क्योंकि तुम्हें अब प्रयागी पर संदेह कि वो कहीं प्रेम प्रताप को तो नहीं पसंद करने लगी। मोती बोली। मुझे प्रयागी पर कोई संदेह नहीं है, रुद्र बोला। तो अब तुम प्रयागी को प्रेम प्रताप से मिलने के लिए क्यों मना कर रहे हो? मोती बोली। वो ऐसे ही, रुद्र बोला। ऐसे ही क्यों? कोई तो वजह होगी, मोती बोली। क्योंकि प्रेम प्रताप अच्छा इंसान नहीं है, रुद्र बोला। और जब तुमने स्वयं ही प्रेम प्रताप से प्रयागी को मेल जोल बढ़ाने को कहा था, तब तुम्हें नजर नहीं आया कि वो बुरा इंसान है? मोती ने पूछा। तब मुझे प्रतिशोध चाहिए था, रुद्र बोला। और अब तुम्हें प्रतिशोध नहीं चाहिए? मोती ने पूछा। नहीं, अब मुझे कोई प्रतिशोध नहीं चाहिए, रुद्र बोला। ये कैसे दो चेहरे लगाकर घूमते हो छोटे ठाकुर? जब तुम्हें यह डर लगने लगा है कि कहीं प्रयागी सच में तो उसे नहीं चाहने लगी, तो तुम प्रयागी से किनारा करने को कह रहे हो। तुम पुरुष और तुम्हारी पुरुषवादी विचारधारा कभी नहीं बदलेगी। तुम पुरुष सदियों से हम औरतों पर शासन करते आए हो, और तुम चाहते हो कि तुम जैसा चाहो औरत वैसा ही करें। तो क्या हम औरतों का कोई वजूद नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से अपने लिए कोई फैसला ले सकें? मोती गुस्से से बोली। तो क्या अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द से प्यार करने की इजाजत दे दो? दुनिया थूकेगी मुझ पर, रुद्रप्रयाग बोला। लेकिन यह फैसला भी तो तुम्हारा ही था। जब खुद पर आई तो कैसे पर कटे पंछी की तरह फड़फड़ाने लगे। मोती बोली। तुम होती कौन हो मुझे नसीहत देने वाली, और किस नाते मुझे ये सब कह रही हो? रुद्रप्रयाग ने पूछा। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी कोई नहीं होती। उस दिन तो बड़ा गिड़गिड़ा रहे थे मदद के लिए, आज स्वार्थ पूरा हो गया तो तू कौन? मोती बोली। हाँ, मांगी थी मैंने मदद, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त हो, रुद्र बोला। और अब दुश्मन हो गई है ना? मोती बोली। तुम्हें जो भी समझना है समझ लो, एक दगाबाज कभी मेरी दोस्त नहीं हो सकती, रुद्र बोला। दुनिया के खेल निराले हैं रुद्र बाबू। जब तक किसी के इशारों पर नाचते रहे तो सब ठीक, और जब उसके इशारों को मानने से इनकार कर दो तो लोग दगाबाज समझने लगते हैं। ये कहते हुए मोती की आंखें भर आईं। तुम एक अय्याश के लिए हम दोनों की दोस्ती में दरार डाल रही हो। मोती, रुद्र बोला। वो अय्याश था लेकिन अब नहीं, मोती बोली। तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकती हो? रुद्र बोला। जैसे प्रयागी ने भरोसा किया, मोती बोली। प्रयागी का दिमाग खराब हो गया, और साथ साथ तुम्हारा भी। वो प्रयागी को मूर्ख बना रहा है, और वो बन रही है, रुद्र बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सच में बदल गया है, मोती बोली। ठीक है,
तो मैं ये तुम्हें साबित करके रहूंगा कि वो नहीं बदला। रुद्र बोला। ठीक है तो जाओ, साबित करो। मोती बोली। ठीक है तो यही सही। और इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। रुद्र दिन भर घर न गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे खफा है, प्रयागी से, प्रेम प्रताप से, मोती से या अपने आप से। वो दिन भर यूं ही भटकता रहा और सांझ हो जाने पर वो घर पहुंचा। सांझ के समय जब रुद्रप्रयाग घर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रयागी घर पर नहीं थी। अब उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे कि आखिर वो गई कहां? कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रेम प्रताप से मिलने गई हो? प्रयागी को ये क्या हो गया है? वो क्यों उस लफंगे के चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी में आग लगाने पर तुली है? यही सब सोचकर वह हतप्रभ सा बैठ गया। इस समय उसका हृदय क्रोध और विक्षोभ से जल रहा था। एक अज्ञात आशंका ने उसे भीतर ही भीतर बता दिया था कि वह कहां गई है। जब इंसान के मन में शंका घर कर जाती है तो उसका मन विपरीत स्थितियों में उलझ जाता है। बिना सत्य की खोज किए हुए वो ऐसे विचारों को मन में लाने लगता है जो केवल मनगढ़ंत ही होते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, वो लाइलाज है। और उसने यही सोचकर घर की किवाड़ ऐसे ही अटका दिए। वो भीतर कोठरी में गया तो उसका जी घबराने लगा। उसने सोचा वो थोड़ी देर खुली हवा में छत पर जाएगा, इसलिए वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा और वो अचानक ही चौंक उठा क्योंकि छत पर प्रयागी खड़ी थी। कुछ देर तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर प्रयागी छत पर पड़ी चारपाई पर बैठ गई, जैसे कि वो थक गई हो। रुद्रप्रयाग कुछ देर वहीं खड़े कुछ सोचता रहा। फिर उसने देखा कि प्रयागी हाथ में स्नान के कपड़े लेकर नदी की ओर जाने की तैयारी कर रही थी। रुद्रप्रयाग तीव्र वेग से उसके सामने जा खड़ा हुआ और धीमे परंतु तीखे स्वर से पूछा, कहीं जा रही हो? हाँ, प्रयागी बोली। छोटा सा उत्तर रुद्रप्रयाग के कानों में गूंज उठा और वो प्रयागी से बोला, ये सब क्या चल रहा है? वो सांझ ढलने घर आता है और अब तुम फिर से उससे मिलने घाट पर जा रही हो। उसके सवाल पर प्रयागी बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कल रात उसकी पिस्तौल छूट गई थी, वही लौटाने जा रही हो। क्या जरूरत है? रुद्र बोला। और फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी मदभरी आंखों से उसे घूरते हुए देखा और बोली, मेरे खत भी तो उसके पास हैं, उन्हें भी लेती आऊंगी। जाना जरूरी है? रुद्रप्रयाग ने पूछा। पहले तो ना टोकते थे उससे मिलने के लिए, प्रयागी ने पूछा। पहले बात और थी, रुद्र बोला। तो अब क्या हो गया जो टोकते हो? प्रयागी ने पूछा। प्रयागी के इस सवाल से रुद्रप्रयाग के पांवों तले से जमीन खिसक गई। जब रुद्रप्रयाग ने यह सुना तो उसे लगा कि आकाश और धरती मिलते चले जा रही है। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे लगा कि धरती घूम रही है और वह चक्कर खाकर धरती पर बैठ गया। प्रयागी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसके पास दौड़कर गई और पूछा, तुम्हें क्या होता है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब रुद्रप्रयाग आंखें बंद किए ही बोला, सब कसूर मेरा है प्रयागी, सब कसूर मेरा है। तब प्रयागी बोली, न तुम्हारा कसूर है और न मेरा, बस हालातों के सामने हम दोनों मजबूर हैं। ठीक है, तो तुम जाओ उससे मिलने, उसकी पिस्तौल देकर आओ और अपने खत ले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुद्रप्रयाग बोला, ठीक है तो मैं आती हूं। और इतना कहकर प्रयागी चली गई। प्रयागी के जाते ही रुद्रप्रयाग उधेड़बुन में लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रयागी पर भरोसा करे या ना करे। वो सच ही तो कह रही थी ना, वो पिस्तौल लौटाने ही गई है ना, और अपने खत लेने गई है। वो ऐसे ही उधेड़बुन में लगा रहा और करीब 1 घंटे बाद मकान के किवाड़ खुलने की आवाज आई। वो झटपट उठ बैठा और उसने देखा वो प्रयागी ही थी जो अब लौट आई थी। उसके हाथों में उसके कपड़ों के अलावा एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा था। रुद्रप्रयाग ने अंदाजा लगाया कि शायद उसी बक्से में खत हो गए। तब प्रयागी रुद्रप्रयाग के नजदीक आकर बोली, ये लो, ये रहे सारे का हाथ, इन्हें जला दो। उसने तुम्हें खत लौटा दिए। चाहता तो तुम्हें बदनाम करने के लिए इन खतों का इस्तेमाल कर सकता था। रुद्रप्रयाग बोला। अब वो सुधर गया है, पहले जैसा नहीं रहा। प्रयागी बोली, भरोसा नहीं होता मुझे, रुद्र ने कहा। अब तुम्हें हो ना हो, लेकिन मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है। प्रयागी बोली, तुम्हारा सच्चा चाहने वाला लगता है, तभी तो शराफत से खत लौटा दिए। रुद्रप्रयाग बोला, मेरे जख्मों पर नमक लगा रहे हो। प्रयागी बोली, सच तो कहता हूं कि वो तुम्हारा सच्चा आशिक निकला। रुद्रप्रयाग बोला, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? प्रयागी बोली, शर्म कैसी?
जो सच है तो सच है, रुद्रप्रयाग बोला। तुमने ही तो मुझे इस झमेले में उलझाया था, प्रयागी बोली। तब मुझे तुम पर भरोसा था, रुद्र बोला। तो अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या तुम्हें? प्रयागी ने पूछा। पता नहीं। और इतना कहकर एक लंबी सांस भरते हुए रुद्रप्रयाग वहां से चला गया। अपने प्रति रुद्र का अविश्वास देखकर प्रयागी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तब भी उसने मन मारकर खाना पकाया और पक जाने पर थाली परोसकर रुद्र के पास जाकर बोली, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं, रुद्र बोला। क्यों भूख नहीं? तुम न खाओगे तो मैं भी न खाऊंगी, प्रयागी बोली। तुम मत खाओ। और इतना कहकर रुद्रप्रयाग मुंह फेर कर लेट गया। अब प्रयागी के लिए रुद्र का ये रवैया असहनीय था। वो पीड़ा से तड़प उठी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन प्रयागी ने रुद्र के सामने ही सारे खत जला दिए और अब वो घाट पर स्नान के लिए ना जाती थी, घर पर ही स्नान करके पूजा कर लिया करती थी। अब उसने पहले की तरह फिर से स्वयं को व्यस्त कर लिया। कभी ये व्रत तो कभी ये कथा, तो कभी ब्राह्मणों का भोज, तो कभी कन्याओं का भोज, गरीबों को दान पुण्य, बस कुछ भी करके स्वयं को व्यस्त रखना ही उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। अब पहले की तरह रुद्रप्रयाग भी स्वयं को काम में व्यस्त ना रखता था। वो अब अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताने लगा। जब रुद्र को प्रयागी पर भरोसा हो गया तो दोनों के बीच का मनमुटाव भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। प्रेम प्रताप ने अब मंदिर में डेरा जमा लिया था। वो अब ना तो अपनी हवेली जाता और ना ही किसी तवायफ की यहाँ दिन रात भगवत गीता और रामायण का पाठ करता, और मंदिर में जो भी प्रसाद के रूप में उसे दे जाता तो वो वही खा लिया करता। उसका ये रवैया उसके पिता भानु प्रताप को पसंद नहीं आया और उसके वैराग्य लेने की वजह को जानकर वे गुस्से से आग बबूला हो उठे और उन्होंने रुद्र और प्रयागी से बदला लेने का मन बना लिया। वो ये भी जान गए कि इन सब के पीछे का कारण मोतीबाई ही है, इसलिए वह मोती को भी मजा चखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शहर के दरोगा जी के पास जाकर सिफारिश लगाई कि मोतीबाई ने ही मेरे बेटे की ये हालत की है। आप मोती को रुद्रप्रयाग का नाम लेकर बदनाम करें, क्योंकि उसके पास रुद्रप्रयाग भी जाता था। मैं आपको मुँह मांगा दाम दूंगा। ये कहकर भानु प्रताप ने सोने के 10 सिक्के दरोगा की जेब में डाल दिए। अब क्या था, दरोगा खड़े खड़े बिक गया और गांव आ पहुंचा। मोती के कोठे पहुंचा। मोती के यहाँ जाकर उसने बहुत शराब पी। एक बोतल पी, जाने के बाद दूसरी बोतल खाली कर डाली और जाम पर जाम छलकने लगे, बिना सोडा और पानी मिलाए। उसने इतनी पी कि उसे होश न रहा और वो वही मोती के यहाँ सो गया। आधी रात बीत गई थी। दरोगा अब भी मोतीबाई के यहाँ ही सो रहा था। हवलदार मंगूलाल को दरोगा से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि वो कभी भी कोई काम न करता था। सारे काम तो वो हवलदारों से करवाता था और लोगों से मनमानी घूस लेता था। कभी कभी तो हवलदारों को वो पीकर ऐसी गाली गलौज करता था कि जैसे कि सभी हवलदार उसके बंधुआ मजदूर हो, उसके गुलाम हो। मंगूलाल तो वैसे भी नफरत करता था दरोगा से, और फिर उसने भानु प्रताप को दरोगा की जेब में सोने की अशर्फियां डालते हुए भी देख लिया था, जिससे वो उससे चिढ़ा बैठा था, क्योंकि दरोगा ही सारी घूस खा जाता था। वो हवलदारों को कुछ नहीं देता, और फिर दरोगा ने जब से मंगू की बीवी को देख लिया था तो उस पर बेहुदा फप्तियां कसता था। वो उस पर फिदा था। मंगूलाल ये कतई नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी बीवी पर बुरी नजर डाले। उसे मन ही मन दरोगा से घृणा थी, इसलिए उसे मौका मिल गया उससे अपनी खुन्नस निकालने का। इसलिए मंगूलाल ने दूसरे दिन सुबह लगाई बुझाई का काम शुरू किया। वो दरोगा से बोला, हुजूर, वो मोतीबाई है ना? रात वो कहती थी कि दरोगा जी तो बस पैसे के भूखे हैं, और ये भी कहती थी कि रात वो नशे में थे। होश कहाँ था उन्हें? उन्होंने सब बक दिया। भला यह भी कोई बात हुई कि एक औरत को बदनाम करने की ठान कर आई है। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो प्रयागी और रुद्रप्रयाग को बदनाम करते हैं। मुझे सारी सच्चाई पता है। वे कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस भानु प्रताप को भी मैं देख लूंगी कि कितना पैसे वाला बनता है। मंगूलाल की बातें दरोगा को ऐसी लगी जैसे कि किसी ने उसके बदन पर जलती सिगरेट छुआ दी हो, लाल मिर्च का बदन पर लेप लगा दिया हो। वो गुस्से से तमतमा उठा और बोला, क्या कहा हवलदार मंगूलाल? और फिर बड़ी बेसब्री से पूछा, और क्या क्या कहती थी? मैं तो नशे में था, बस यही कहती थी हुजूर। मंगूलाल बोला, अच्छा, तो उसके दिमाग ज्यादा खराब है। मुझे कहती है कि ज्यादा छड़ गई थी। दरोगा बोला। अब आग में घी पड़ गया था और दरोगा के आत्मसम्मान को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो गुस्से से लाल हो उठा। उसका गुस्सा सूरज के समान धधक रहा था। मंगूलाल मन ही मन मुस्कुराया।
आज मैं उसे ना छोड़ूंगा। अब देखता हूँ वो स्वयं को बदनाम होने से कैसे रोकती है। प्रयागी ही स्वयं उसकी दुश्मन हो जाएगी, देखते जाओ, दरोगा बोला। ऐसा क्या करेंगे आप? मंगूलाल ने पूछा। तुम ये अफवाह फैलाओ कि रुद्र का मोतीबाई के साथ चक्कर है, वो वहां हर रात जाता है। जब ये बात प्रयागी को पता चलेगी तो अपने आप ही धमाका हो जाएगा, जिसमें रुद्र जलेगा, मोती जलेगी और प्रयागी भी जलेगी, दरोगा बोला। ये तो आपने बहुत अच्छी तरकीब निकाली, मंगूलाल बोला। जिंदगी भर यही किया है मैंने, दरोगा बोला। लेकिन प्रयागी तक ये बात पहुंचाएगा कौन? मंगूलाल ने पूछा। गांव की 2-4 गरीब औरतों को खरीद लो। प्रयागी के घर में मेहरी भी तो काम करती होगी, पहले उसे खरीदो, उसके कान में बात डाल दो तो प्रयागी तक ये अफवाह स्वयं पहुंच जाएगी, दरोगा बोला। लेकिन ये ठीक रहेगा? मंगूलाल ने पूछा। यही ठीक रहेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी, मतलब हम कुछ करेंगे भी नहीं और सब कुछ हो भी जाएगा, दरोगा बोला। जी हुजूर, सही कहा आपने, मंगूलाल बोला। और फिर देखते ही देखते सगरे गांव में ये खबर फैल गई कि रुद्रप्रयाग का मोतीबाई के साथ चक्कर है। बड़ी इज्जत वाला बना फिरता है, देखो तो 2 कौड़ी की तवायत के कोठे पर पड़ा रहता है। ये बात जब प्रयागी तक पहुंची तो उसने रुद्र से पूछा, लेकिन रुद्र ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि वो सच में मोती के पास नहीं जाता था। वो तो अब ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। दोनों के बीच ये गलतफहमी दरार नहीं बन पाई और दरोगा की हार हुई और उसे गांव से बाहर जाना ही पड़ा। प्रेम प्रताप ने पिता ने भी दरोगा को खूब खरी खोटी सुनाई। अब उस बात को भी 2-2.5 महीने बीत चुके थे जब प्रेम प्रताप प्रयागी के घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। लेकिन तभी एक रोज शाम के वक्त प्रयागी चक्कर खाकर गिर पड़ी। रुद्रप्रयाग ने फौरन वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी आए और उन्होंने प्रयागी की नाड़ी जांची। नाड़ी जांचकर वह बोले, मेरा अंदाजा है कि ये शायद मां बनने वाली है, लेकिन एक बार दाई मां को बुलवाकर इनकी जांच करवा लीजिए। उनकी जांच पर ही ये तय होगा कि मैं सही हूं या नहीं। दाई मां को भी बुलवाया गया। दाई मां ने प्रयागी की जांच की और उन्होंने कहा कि वैद्य जी का अंदाजा बिल्कुल सही है, बहुरानी उम्मीद से है, बधाई हो। यह सुनकर दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी के मारे दोनों की आंखें भर आई। उस रात प्रयागी ने घर में घी के दीप जलाए। प्रयागी ने रुद्र के मनपसंद पकवान तले और फिर खाने के बाद दोनों पति पत्नी आपस में अपनी खुशियां बांटने लगे। प्रयागी बोली, मुझे यकीन था कि एक दिन जरूर हम दोनों की जिंदगी में यह खुशी का क्षण आएगा। मैं आज बहुत खुश हूं। हाँ, मुझे डॉक्टर कहा करते थे कि तुम में कमी नहीं है, हो सकता है तुम्हारे पति में कमी हो, उन्हें एक बार इलाज के लिए लाओ। लेकिन मैंने किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनी और आज देखो, ऊपर वाले ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। प्रयागी बोली, तुमने डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानी? रुद्र ने पूछा। मुझे तुम पर पूरा यकीन था। और फिर प्रयागी रुद्र के अंकपाश में समा गई। सुबह दोनों ने इस खुशी के पल को भगवान के साथ बांटने का सोचा और वह सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर जब रुद्रप्रयाग ने प्रेम प्रताप को देखा तो उसका माथा ठनका। वो उसे देखकर कुछ परेशान सा हो गया और उसे उस रात की बात याद आ गई जिस रात प्रेम प्रताप उसके घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। उसके दिमाग में वो बात घर कर गई कि उस रात प्रेम प्रताप आया था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा, क्योंकि प्रयागी रात को बता रही थी कि उससे डॉक्टरों ने कहा था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, अपने पति को भी इलाज करवाने के लिए ले आओ। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि प्रयागी बोली, क्या सोचते हो? मंदिर के भीतर चलो। और कश्मकश में उलझा रुद्रप्रयाग मंदिर के भीतर तो चला गया, लेकिन उसका मन पूजा करने में नहीं लगा। उसका दिमाग घूम रहा था और न जाने कितनी शंकाओं ने उसे आकर घेर लिया था। पूजा करने के बाद दोनों घर पहुंचे। तब प्रयागी ने उससे कहा, देखा ना, प्रेम प्रताप कितना बदल गया है। वो मंदिर की सीढ़ियों में बैठा था। लोग कहते हैं कि वो अब वहीं रहने लगा है। उसने अब अपनी हवेली के सारे ऐश ओ आराम भी छोड़ दिए हैं। तुम बहुत तरफदारी कर रही हो प्रेम प्रताप की, रुद्र ने ताना मारते हुए कहा। ये क्यों ना करूं उसकी तरफदारी? वो सुधर जो गया है, प्रयागी बोली। या फिर और कोई बात है? रुद्र ने कहा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, प्रयागी बोली। मेरा मतलब तो आईने की तरह एकदम साफ है, रुद्र बोला। कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो ना, प्रयागी बोली। वही तो कह रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं, रुद्र बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा, खुलकर कहो, प्रयागी ने तेज आवाज में कहा।
यही कि डॉक्टरों ने तुमसे कहा था कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम इलाज के लिए अपने पति को लेकर आओ। इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद हम दोनों माँ बाप नहीं बन पाए, लेकिन उस रात प्रेम प्रताप आया था और कहते कहते रुद्र रुक गया। और क्या? कहते कहते रुक क्यों गए? आगे बोलो। और क्या? प्रयागी चीखी। तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, यही कि ये बच्चा मेरा नहीं, प्रेम प्रताप का है। रुद्र एक सांस में सब कह गया। क्या कहा तुमने? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, प्रेम प्रताप का है। ये कहते तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई? प्रयागी चीखी। अब ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है कि ये बच्चा उसी का है। रुद्र ने एक बार फिर विष उगला। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं ये प्रमाणित करके रहूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, और जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तो तुम कहीं के ना रहोगे। प्रयागी बोली। प्रयागी की आंखें गुस्से से लाल थी और उनसे आंसू बहे जा रहे थे। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और घुटनों में अपना मुंह छुपा लिया। इधर रुद्र भी ऐसे बैठा था जैसे कि वो युधिष्ठिर हो और वो जुए में अपना सब कुछ हार चुका हो। ऐसे ही सुबह गुजर गई और काम करने आई मेहरी को प्रयागी ने दरवाजे के बाहर से ही लौटा दिया। ना सुबह रसोई बनी और ना दोपहर को, दोनों ऐसे ही खामोश बैठे रहे। सांझ हुई, लेकिन प्रयागी अपनी जगह से टस से मस ना हुई। अंधेरा गहराने लगा था और उसने अभी तक दीपक भी ना उजियारा। तभी रुद्र उठा और हाथ मुंह धोकर लालटेन जलाई, फिर बाहर चला गया। वो मोती के पास पहुंचा और रो रो कर उसे सारा हाल कह सुनाया। तभी मोती बोली, तुम उस पर संदेह कर रहे हो? इतने सालों बाद तुम्हारे घर खुशी आई है और तुम उसे अपनाने की जगह कोस रहे हो। तो क्या करूं? खुश कैसे रहूं? रुद्र ने पूछा। उसे माफ करके अपने बच्चे को अपना लो, इसी में सबका भला है। वो तुम्हारा ही खून है। प्रयागी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, वो केवल तुम्हें ही चाहती है। मोती बोली। सच कहती हो ना? रुद्र बोला। हाँ, बिल्कुल सच। अब तुम अपने घर लौट जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मोती बोली। शायद तुम सच कहती हो। और फिर इतना कहकर रुद्र मोती के कोठे से चला आया। रात गहरी हो चली थी। रुद्र खुशी खुशी घर लौटा। किवाड़ खोलकर वो भीतर गया, लेकिन प्रयागी घर पर नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे प्रयागी कहीं न मिली। एकाएक लालटेन की रोशनी में उसकी नजर उसके पुराने लोहे के संदूक पर गई, जिसमें वो अपना जरूरी सामान रखता था। उसने देखा कि वो खुला पड़ा था। ये देखकर वो एक पल को सन्न रह गया, क्योंकि उसकी चाबी प्रयागी के पास ही रहती थी। एकाएक रुद्र को कुछ ध्यान आया और वो उसमें उसे ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर वो वस्तु उसे नहीं मिली, और जिसे वो खोज रहा था वो उसकी लाइसेंसी पिस्तौल थी, जो अब वहां से नदारद थी। अचानक रुद्र के मस्तिष्क में ये विचार कौंधा कि कहीं प्रयागी तो उस पिस्तौल को नहीं ले गई। हे भगवान, वो कुछ अनर्थ न कर दे। आज मैंने उसके मान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा तो नहीं वो मुझसे रूठ कर कुछ ऐसा वैसा कर दे। बुरे ख्यालों ने रुद्र को घेर लिया। पूरा गांव खामोश सा नींद के आघोष में खोया था, और प्रयागी अब व्यवस्थित सूती धोती के सीधे पल्लू में खुले सिर, खुले बाल और हाथ में पिस्तौल लेकर बस बेसुध सी चली जा रही थी। एकाएक वो मंदिर की सीढ़ियों के पास रोकी और उसने किसी को पुकारा। वो प्रेम प्रताप था। वो बोली, प्रेम प्रताप, सो गए या जागते हो? प्रेम प्रताप ने अपने चेहरे से चादर हटाते हुए और आंखें मिचमिचाते हुए कहा। कौन? प्रयागी है क्या? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ प्रमाणित करने आई थी, प्रयागी बोली। क्या? प्रेम प्रताप ने पूछा, और फिर प्रयागी ने पिस्तौल प्रेम प्रताप की ओर तानते हुए उसके सीने में 2 गोलियां चला दी। प्रेम प्रताप सीढ़ियों पर अचेत होकर गिर पड़ा और उसके शरीर से खून की धारा बह चली। फिर प्रयागी ने जरा भी देर न करते हुए अपने माथे पर पिस्तौल रखकर गोली चला ली। वो भी यूं ही अचेत होकर गिर पड़ी। जिस धरती पर उसका सिर गिरा था वो धरती रक्त रंजित हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तक रुद्रप्रयाग वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। प्रयागी ने उस रात ये प्रमाणित कर दिया था कि उसने अपने सतीत्व को कभी भंग नहीं होने दिया। वो सती थी और सती ही मरी। रुद्र ने उस पर लांछन लगाया था, उसके मान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और ये कष्ट उसके लिए असहनीय था। उसका रुद्रप्रयाग ने मान भंजन किया था, जिसे वो सह ना सकी।
और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रयागी के जाने के बाद रुद्रप्रयाग पागल सा हो गया। उसने प्रयागी पर संदेह किया और उस पर लांछन भी लगाया। वो ये सदमा सह ना सका और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। रुद्र पागल सा गांव की गलियों में आवारा फिरता रहता था, इसलिए मोती को उस पर दया आ गई। वैसे भी वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए वेश्यावृत्ति छोड़कर वो रुद्र का ख्याल रखने लगी। तो ये थी प्रयागी के मान भंजन की कहानी। मास्टर जी बोले, जी यही कहानी थी प्रयागी की। पुजारी जी बोले। इतने में पुजारिन जी बोली, चलिए खाना तैयार है, आप दोनों खाना खा लीजिए। और फिर मास्टर जी और पुजारी जी साथ में खाना खाने बैठ गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।